मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपको ये इत्तला दी गई कि मोहम्मद शकील इंजीनियर साहब, जो कि ई लर्निंग, इंटरनेट और तालीम के शोबे में मुख्तलिफ़ शोबेजात में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जब से दुनिया डिजिटल हुई है तब से इसकी एक अहमियत बढ़ गई है। जहाँ इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं पे ख़ास तौर पे मिल्लत इस्लामिया को इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल जो टेक्निकल मालूमात रखने वाले लोग हैं वो भी उसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे। अभी तो इतनी मतलब उसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूव हो गई एआई के मैसेजेस की कि आप फ़र्क नहीं कर पा रहे कि भाई ये कोई मॉर्फ वीडियो है या ये एआई का वीडियो है। बहुत ज़्यादा। और एआई के आने के पहले से ही हम ये देखते थे कि सोशल मीडिया वगैरह पर लोग जो है मिल्लत इस्लामिया को बदनाम करने के लिए किसी और मुल्क का वीडियो जहाँ पे किसी पे जुल्म हो रहा है उसको यहाँ का बताते थे, कहीं और का कहीं और बताते थे। आधे सच के साथ जो है तो चीज़ें करते थे। फोटोशॉप के अंदर एडिट की हुई फ़ोटोज़ आती थी। लेकिन आज एआई की वजह से न सिर्फ ये कि वीडियो, बल्कि आप किसी की भी आवाज़ का सैंपल लेकर आप उसकी आवाज़ में एक मुत्तकी आदमी से गालियाँ बकवा सकते हैं। आप एक शरीफुन नफ्स इंसान का वीडियो बनाकर एआई के ज़रिए उसको कोई बुरा काम करते हुए भी बता सकते हैं। तो जैसा कि सूरह हुजरात के अंदर भी कहा गया है कि आप जो है तो अगर आपके पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो हम आज के इस सेशन में शकील इंजीनियर साहब से यही समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो एआई क्या है, ये कैसे काम करता है, और इससे हम वो कौन से सहूलतें उठा सकते हैं जो बहैसियत मिल्लत इस्लामिया और एक दाई उम्मत होने की वजह से हम उससे फ़ायदा उठाकर दुनिया का जो है तो फ़ायदा कर सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम इसको पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज बहुत सारे वीडियोस को पहचानने के लिए एक चीज़ है कि भाई उंगलियों की जो उनकी हरकत होती है वो फितरी नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको उसके आइडेंटिफिकेशंस हो सकते हैं कि हम किस तरह एआई को पहचानें और लोगों को इसके सिलसिले में आगाह करें और इससे किस तरह फ़ायदा उठाएं। इसलिए मैं देर नहीं करते हुए अब शकील इंजीनियर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आए और बाज़ाब्ता अपने लेक्चर का आगाज़ करें। जनाब, अभी जो आपके सामने तिलावत कुरान हमारे भाई ने किया और ये वाला सर का सूरा आपको सुनाया, इसमें थोड़ी सी दो बातें मैं बोलना चाहूँगा, फिर उसके बाद अपनी एआई को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाकर ये बात इरशाद फरमाई है कि आप ज़मानों को देखो, पुराना दौर, ये दौर, आने वाला दौर, इंसान घाटे में रहा। कंडीशनर है कि ये चार चीज़ें जिसमें है वो घाटे पे नहीं है, बाकी सब घाटे में। तो एआई के मामले में भी आप देखें कि ये चार चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक है ईमान लाने वाला, नेक अमल करने वाला। नेक अमल बोले तो अपने बाप दादा का अमल नहीं है, वो अमल जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करे वो नेक अमल। मेरा बाप गलत हो सकता, मेरा दादा गलत हो सकता, मेरा ख़ानदान गलत हो सकता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं। तो नेक अमल वो अमल। तो हमारा जो भी एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ 4 कैटेगरीज में हो कि हम ईमान वाले रहें, नेक अमल करने रहें, और मकसद ये हो कि हम हक़ की नसीहत करने वाले, और उस पर जो तकलीफ़ें आए तो उसको सब्र से सहने वाले। सब्र का मतलब ये नहीं कि किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी उसको दे दो, ये सब्र की डेफिनेशन नहीं है। सब्र की डेफिनेशन ये है कि एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी दे दो तो मैं काम से हटने वाला नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि तुम मुझे काम से रोकने के लिए अगर एक हाथ में सूरज दे देंगे और एक हाथ में चांद तो भी नहीं रुकने वाला। तो इसको तकलीफ़ों में ला लेंगे, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना पड़ा, मक्का तो छोड़ दिया, लेकिन काम से नहीं हटे लगे से। तो जितनी एआई है और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सिवाय इस्लाम के फ़रोग़ के और इस्लाम को सपोर्ट के कोई दूसरा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अभी एआई के बारे में मैं कुछ चीज़ें शुरू करूँगा इंशाल्लाह आपके सामने।
लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही मजहब ऐसा है जो एआई जिसके मामले में गलत नहीं बोल सकता, और कोई दूसरा मजहब ही नहीं है जिसको एआई से आप पूछेंगे और वो जवाब देगा और वो पूरा का पूरा ऑथेंटिक होगा और उनके अकायद भी बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा कोई भी मजहब नहीं। तो मुझे तो कुरान मजीद की वो आयत याद आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता दाब्बतुल अर्ज़ का कि हम एक ज़मीन पे जानवर पैदा करेंगे, वो गवाही देगा इस बात। तो उसका ट्रेलर है, ये जो एआई है उसका ट्रेलर है कि वो अल्लाह की वहदानियत की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही एक जानवर देगा। दाब्बतुल अर्ज़ कहा गया उसमें कुरान मजीद में। तो ये जो है आपका एआई, ये तकरीबन कुछ उसकी शक्ल ऐसी है कि आप उससे पूछो पूरी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। मैंने उससे ये भी पूछा था इब्तिदा में, बहुत सारी चीज़ें, ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उससे पूछा था कि कैलकुलेशन से, जैसे अभी अलगोरिदम का मामला हो गया या स्टैटिस्टिक्स के मामले में पूछें कि अभी जो इस मज़हब का कन्वर्शन हो रहा है, जो कबूल कर रहे हैं अलग दूसरे मज़हब को लोग, ईसाइयत को और दूसरे इसको, तो आने वाले 20 सालों के बाद आपको क्या लगता है कि कौन से मज़हब के फॉलोअर ज़्यादा रहेंगे? तो उसने बोला कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो मैंने तो फिर 50 साल का पूछा उसको कि 50 साल के बाद क्या रहेगा? तो क्रिश्चियनिटी को बहुत हल्का लिखा उसने कि, और बोला कि इस्लाम। अब खैर उसमें भी बहुत सारे उसकी भी इस्लाह करके उसको भी सुधारा जा रहा है कि इतना सही सही मत बोलो करके, लेकिन ये मैंने उसके अपने आंखों से पढ़ा है। बाद में उसने बोला कि इस्लाम के फॉलोअर ज़्यादा रहेंगे 50 साल के बाद, ऐसा उसने। खैर उसने नहीं भी बोला तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे दीन में और इस्लाम में, लेकिन एक टूल ऐसा आया है जो आपके सामने बहुत सारी हक़ानियत रख देता है, कैलकुलेशन करके रखता है, वो कुछ अपने दिल से कुछ नहीं बोलता, ख़ास बात है। इसको मसनवी ज़हानत जो बोलते हैं ना, तो ये मसनवी थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए अपने। उर्दू वाले जो हैं ये माशाल्लाह ये क्या करते हैं कि किसी का ऐसा नाम रख देते हैं ना, तो नाम से नफरत हो जाती है। मसनवी बोले ना तो ऐसा सोचता आदमी के कुछ तो भी मसनवी चीज़ों से क्या इस्तेमाल करना। तो मसनवी इसमें मत बोलो भाई, उसको बोलो कि इंसान की बनाई हुई जहानत, ऐसा बोले तो थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। इंसान ने बनाया, वो बेचारी खुद बजाते खुद कुछ नहीं है, वो उसका अपना वजूद कुछ नहीं है, हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा हैरत की बात, तुम्हारे बाप दादा का डिज़ाइन है, तो ये हमारे बाप दादा का डिज़ाइन ही है, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ खुद से बन गया। इसका पूरी दारो मदार, इसकी बुनियादें हैं अलगोरिदम पे। ये कंप्यूटर वाला है कोई यहाँ पे तो जानता हूँ कि अलगोरिदम, तो ये अलगोरिदम ही हमारे दादा का नाम है अल-ख्वारिज़म। अल-ख्वारिज़म जो है इनका नाम है, जिसके नाम पे अलजबरा का एक पूरा थ्योरम चलता, इसका नाम अलगोरिदम रखा गया, जिसमें कैलकुलेशंस रहते हैं। इसको अगर समझेंगे तो एक माँ कैसे रहती है, वो माँ तुम्हारे दिख रहा बेटा, समझ में आ रहा तुम्हारे, थोड़ा इधर भी बैठ सकते सामने आके। अलगोरिदम बोले तो माँ रहती, माँ एट ए टाइम मल्टी डायमेंशनल काम करती है। तो अलगोरिदम को आप समझ सकते हैं कि सुबह उठती ना तो माँ को अपने बच्चे को फ्रेश भी कराना पड़ता है, और उसके जो शोहर है उसका नाश्ता भी बना के देना पड़ता है, और वो जो उसकी सास है उसको दवा भी देना पड़ता है, ससुरे का भी कुछ तो भी रहता, नाश्ता वाश्ता वो ला के देना पड़ता है। उसी टाइम में शोहर आवाज़ देता तो उसको ब्रश व्रश उल्टी सब, ये इतने काम एट ए टाइम वो एक अकेली माँ करती ना, वो अलगोरिदम, यानी मल्टी फंक्शनल प्रोग्राम करते उसको अलगोरिदम बोलते हैं। तो ये करोड़ों नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा बिलियन प्रोग्राम एट ए टाइम करता है, उसको अलगोरिदम बोलते हैं। और सिवाय अलगोरिदम के पॉसिबल नहीं है। अलगोरिदम हमारे दादा का नाम है अल-ख्वारिज़म, तो हमको हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारी देन है माशाल्लाह, दुनिया इस्तिफादा कर रही है, हमको खुशी है इस बात। ये आपको आपकी फीडिंग की हुई चीज़ है। जैसे आप मुझे हिसाब आता है, आप मुझे बोलेंगे कि भाई इसका रूट कितना होता है, कितना होता है, तो मैं बोल दूंगा, लेकिन मेरे को सोचने को लिखने को टाइम लगेगा। इसको ये टाइम नहीं लगता कैलकुलेटर पे, इसलिए करते लोग। कैलकुलेटर से थोड़ी आगे की चीज़ है आपका एआई, और कुछ नहीं। उसमें जो डेटा आपने दिया हुआ है वो आपको देता है, यानी आपकी दी हुई चीज़ें आपको देता है, फास्ट देता है, इसलिए वो आपका काम कर देता है। जादू नहीं है कोई ऐसी जादू कि मैंने पढ़ के फूंक दिया और काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ बात
अच्छा, ये गुफ्तगू हो रही, भला कोई तकरीर वकरीर नहीं कर रहा भाई, मैं तो आप लोगों के यहाँ की तकरीरें सुन सुन के बोलना सीखा मैंने यार। तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ तक इसकी तमहीद की जो बात थी वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ से मेन जो प्रोग्राम है, पूरा ठेठ प्रोग्राम, वो शुरू होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो एआई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम रखा गया, जिसको इंसान की बनाई हुई एक जहानत कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसमें सोचने की सलाहियत है, यानी इंसान ने जो बनाया है इसमें सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, और आपको आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में मशवरा देने का, डिसीज़न लेने के इख्तियारात तक लाके छोड़ा गया उसको, जितने दे रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, मैं चाह रहा था कि सब लोग आ जाएंगे, बाद में बताऊंगा, लेकिन बाद में एक बार और रिपीट कर दूंगा, मैंने तो भूल जाऊंगा। काबिल एतमाद नहीं है। एआई जो है वो खुद बोलता है कि मैं 100% काबिल एतमाद नहीं हूँ। नहीं तो अभी आप किसी से भी, चैट जीपीटी से, किसी से भी, ग्रोक से, किससे भी पूछो तो बोलेंगे फिर 100% मेरे पे भरोसा मत करो। ईमानदार है ना, खुद बोल रहे हैं कि नहीं करना, फिर आप अगर करेंगे तो आप गलती करेंगे। जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन में जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए, बेटे अब्दुल्ला पानी ला दे, मज़ा है पानी में, नहीं ला लेते ना, और है ला लेते। तो ये एआई काबिल एतमाद नहीं। तो किन मानों में एतमाद के काबिल नहीं है? तुम जो चीज़ की R&D कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके नताइज क्या नहीं हो सकते। अगर वो तरफ आपको एआई बता रहा है तो आपको लगना कि कुछ तो भी मिस्टेक कर रहा है। 3 बार ऐसा हुआ कि एआई ने हमारे से माफ़ी भी मांगा कि भाई हमको माफ़ कर दो, मैंने गलत बता दिया था। मैं बहुत लड़ा भी उससे, तो बोला भी उससे, मांगता भी माफ़ी, सबसे मांगता, कोई नई बात नहीं। अच्छा, इसमें बायस भी रहती है, यानी मुतासिब जिसको बोलेंगे ना अपन, तो ये एआई भी मुतासिब रहता। तो इसमें जो मुतासिब एआई है वो चैट जीपीटी मुतासिब है। मैं पूरे दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ, आपको सब बताऊँगा, आप पूछेंगे तो। चैट जीपीटी मुतासिब है, ये ग्रोक मुतासिब है, ग्रोक डीप सीक नहीं है भाई। डीप सीक जो है ना, ये थोड़ा सा लिबरल है, और ये डीप सीक को ये नहीं समझता कि ये मुसलमान के बारे में पूछ रहे हैं कि गैर मुस्लिम के बारे में पूछ रहे। तो डीप सीक थोड़ा सा ऑथेंटिक है कंपैरेटिवली चैट जीपीटी के और ग्रोक के। यानी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनसे कुछ चीज़ें पूछा तो उन्होंने, हाँ, डीप सीक, DEEP और SEEK। तो डीप सीक, और ये डीप सीक अच्छा है थोड़ा सा अभी फ़िलहाल, और ये चाइना का है, तो उनको मज़हब से लेना देना नहीं है। ऑथेंटिक रिज़ल्ट उसका मुझे लगा। बहरहाल मैंने लिखा भी था, उसमें मजमून डाला भी था मैंने कि ये थोड़ा काबिल एतमाद है। लेकिन फिर भी जो एजुकेशन के मामले में आप कभी किसी को उससे रेफरेंस लेके दे रहे, तो वो रेफरेंस को कम से कम 3 से 4 जगह क्रॉस चेक कर लीजिए आप, जब तक कि वो ऑथेंटिक आपको महसूस ना हो, जब तक कि पेश नहीं करें। इसलिए कि बच्चों को तो बेचारों को कुछ मालूम नहीं है ना। आप सोचते हैं कि मैंने ये एआई से लिया, लेकिन वो एआई गलत दे रहा आपको, तो फिर गलत की बात आ जाएगी। तो बहरहाल ये तो मुख्तसर सी गलतियाँ थी, तो वो हर नए ज़माने में नई चीज़ों से होते रहती। जैसे कि भाई इंजन आया, और इंजन जब चलता था तो उसको उलमा इकराम खड़े रह के बोलते थे शैतान आ गया करके, उसमें बैठते भी नहीं थे, उसमें बैठना हराम था। अब तो माशाल्लाह मामला ख़त्म हो गया नहीं। पहले ये अभी बात चल रही थी नौशाद भाई से, तो वो बोल रहे थे कि पहले कैमरा आया तो शूटिंग करते वक्त, मैं शूटिंग लेता था आज से 40 साल पहले, वो कैमरे छोटे छोटे नए आए थे और उससे फ़ोटो लेते थे, तो उलमा इकराम अपने मुंह पे चादर डाल के बैठ जाते थे और रुमाल झाँक लेते थे। और माफ़ करना, एक आज की बात बताता, मैं आपको किसी को बोलना मत। मैं हज के लिए गया 97 में, तो वहाँ मेरे पास कैमरा था, मैंने कैमरा लेके गया था, कुछ तस्वीरें लाऊंगा ख़ास। तो मैं एक दुकान की तस्वीर ले रहा था, तो एक बहुत मोटी खातून आई उधर से काले नकाब में, और मेरा कैमरा छीनी और उसमें से ऐसा रोल निकाल के फेंक दिए, बोले हाज़ा हराम।
तो ये शिद्दत पाई जाती थी। आज कैमरे का मामला क्या है, और उलमा इकराम कैसी तकरीरें कर रहे हैं उसमें, और फिर वो नौशाद पे बोल रहे थे अभी के, बोले कि इसको क्या करना थी, भूल रहा बोले इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूले, ये बोलते आखिर में। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है जब मेरे हाथ में से कैमरा छीन के रोल फाड़ के, वो कैमरा सुधरा भी नहीं बाद में, अच्छा था याशिका का कैमरा। बहरहाल, तो ये चीज़ें भी जो इसकी भी इस्लाह है, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। अभी एक डेवलपिंग स्टेज में, तो उसको डेवलपिंग स्टेज में रखें, रियलाइज़ करें, जो जिस हैसियत में है उसको वही हैसियत में रखें, उसको उससे ज़्यादा गुलू नहीं करना उससे, वरना अपना भी नुकसान होगा, बच्चों का भी नुकसान हो सकता है। कोई गलत बात बता दे बच्चों को, उस पर अमल कर ले, अच्छी बात नहीं। तो इसका मुख्तसर सा जो तारुफ है वो ये है कि ये तालीम के मामले में एक अच्छा टूल आया हुआ है, और मैं तालीम को ज़्यादा फोकस करके बात करूँगा, तो एक स्पेसिफिक टॉपिक में सब चीज़ें समझ में आ जाए हमारे, तो बाकी की दूसरी चीज़ें वो हमको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाती हैं। आपके सवालात जो रहेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे इसमें, कि ये देखिए, मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के सुना था, मेरा ही लिखा हुआ है, सुनिए ज़रा इसको। तालीम के शोबे में एक इनकलाब लेकर आई है ये एआई। ये टूल सीखने को आसान, तेज़ और ज़ाती नोयत का बनाती है। असातिज़ा, वालिदैन और तलबा अब घरों में भी इन टूल्स की मदद से मौसर तालीम हासिल कर सकते हैं। एक मुख्तसर सी बात है, इसमें कोई सवाल आपका? इसमें थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सपांड करके बताऊं, फैला के बताऊं आपको, तो माफ़ करना, देखिए, जो मौल्लिम है वो क़यामत तक के ख़त्म नहीं होगा, मौल्लिम की ज़रूरत रहेगी, और मौल्लिम के बगैर तालीम नहीं है, ये एक हकीकत है। लेकिन मौल्लिम को अपडेट होना पड़ेगा। अगर मौल्लिम ही आउटडेटेड हो तो फिर बेचारे की क्या ज़रूरत है। और आज के माशरे में आप देखेंगे कि जो मौल्लिम है वो, माफ़ करना, नाम के मौल्लिम है बेचारे, उनको कुछ भी नहीं आता, ना पढ़ना आता ना पढ़ाना आता, यानी लर्निंग भी नहीं आती और टीचिंग भी नहीं आती है। स्मार्ट लर्निंग और टीचिंग तो थोड़ी दूर की बात हो जाती है। तो ये बेचारे जो मौल्लिमीन हैं, ये अगर आउटडेटेड हो जाएंगे तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनको ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगी। कुछ दिन में ऐसा भी हो सकता कि तुम्हारी जो स्कूलें हैं ये खंडर बन के रहे, और ये बच्चे घर पे पढ़ लें आपसे, आपकी स्कूल से अच्छा। मेरा तो चैलेंज भी है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए हैं इसमें, कि ये जो नीट की क्लासेस है, JEE की क्लासेस है, और ये जो आपको JEE एडवांस और इसका मेंस के पढ़ाते हैं, नाइपर की क्लासेस हैं, और दूसरे तमाम जो क्लासेस हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई आपको। एक बच्चा पहाड़ पे बैठकर, अगर उसके पास मोबाइल है, अच्छी कंपनी का मोबाइल जिसमें स्पीड अच्छी है, और उसके इंटरनेट का कनेक्शन है उसके पास, और उसको AI के 2 से 3 टूल्स अगर आते हैं, तो वो वहाँ बैठ के नीट में 720 में से 720 मार्क ले सकता है। मैं सब बातें जो कर रहा हूँ पूरी जवाबदारी से कर रहा हूँ। आप मुझे पूछेंगे तो मैं पूरे रेफरेंसेस के साथ बात करूँगा। सुबह मैंने बच्चियों के दरमियान ये बताया, कोई बच्ची थी है बेटा आपने भाई सुबह के प्रोग्राम में थे तुम? उस पूरी बच्चियों को पूछा भी मैंने कि भाई आप पहाड़ पे बैठकर, अब जाना आना मत मेरे लोग पहाड़ पे, लेकिन पहाड़ पे बैठ के अकेली तन्हा भी रहे और ये टूल्स रहे, तो क्या लगता तुमको तुम 720 में 720 मार्क ले लेंगे? तो सिर्फ थोड़ा सा लेक्चर के आखिरी हिस्से में 10-15 मिनट की बात हुई तो उसमें बताया, तो बोले कि हाँ ऐसा कॉन्फिडेंस लग रहा सर कि हम कर सकते कर। तो इतना पॉसिबल है ही। मुझे ये बताइए आप कि कोई लेक्चरर, अच्छा लेक्चरर, मैं मौलिम की बदनामी या बुराई नहीं कर रहा भैया, मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ AI की तारीफ़ कर रहा हूँ। तो उधर मुझे मत ले जाना कि आप मौलिम के बारे में बुरा बोले, सब मैं उधर नहीं बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई बात ऐसी है जैसे सेल को समझाना है, ह्यूमन सेल को समझाना है, या आपको फिज़िक्स की हीट समझाना है, या बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का आपको कोई चीज़ समझाने का है, पीरियोडिक टेबल, तो ये AI से अच्छा नहीं समझा सकते आप।
मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सुनिए, आप बीच में आप सवाल कर सकते हैं, 1000 सवाल का आपको इजाज़त है। आप एआई से ज़्यादा इसलिए नहीं समझा सकते कि 3 बजे रात में एक बच्चा उठ के उसको पूछता है कि ये हॉट एयर बलून ऊपर क्यों जाता है, तो बड़े इत्मीनान से बोलता है कि आपने सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया बेटे। पहले तो तारीफ करता ना उसमें, 3 बजे क्या तूने 3 बजे जगा दिया, इतने रात में कुछ बोलते रहे। वो सोता भी नहीं ना, मशीन है, थकता भी नहीं, सोता भी नहीं, उसको यानी समझ लीजिए कुछ नहीं, मशीन है वो। तो 3 बजे रात में आपको बोलता है कि हाँ बेटे तुमने बहुत अच्छे सवाल किए। देखो, जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल दूर भागते हैं, तो इससे वो रेयरर हो जाते हैं। रेयरर हो जाते हैं तो अब बाहर की हवा डेंसर होती है, तो वो रेयरर ऊपर उड़ जाता है, तो उसको ऊपर ले गया। ये 3 बजे रात में समझा रहे थे, तो अब आपने बोले नहीं ये तो आपने समझाए ना, तो मेरे समझ में नहीं आया, मुझे आप समझाइए थोड़ा और आसान करके। तो चौथी जमात के बच्चे के कैसे समझाएंगे आप, समझाइए आप। तो चौथी जमात के बच्चे के लेवल पे आके समझाता है उसको। आप बोलेंगे और आसान समझो, तो और आसान और आसान और आसान 50 बार पूछो, वो बोर नहीं होगा। कंपेयर करो आप टीचर से, एक से दूसरे बार बोले तो उसकी क्या हालत होती। बुरा नहीं बोल रहा मैं टीचर को, टीचर ने अपने वक़ार को खो दिए। ये एआई से बहुत आगे के लोग थे, लेकिन इन्होंने अपना वक़ार खो दिए। इनका नाम गुरुजी था, ये मौलवी थे, इनकी इज्जत सबसे ज़्यादा माशरे में होती थी, लेकिन इन्होंने समझाना उमझाना, मोहब्बत, खिदमत करना छोड़ दी। प्रोफेशन समझ ली इसको, दिन जाओ और वो आओ समझ लो पैसे वैसे। तो ये खुलूस ख़त्म हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि जब इससे पूछते हैं 10 बार रात में 3 बजे उठा के, तो आपको समझाता है, तो फिर क्यों बच्चे इसके तरफ अपना झुकाव नहीं रखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे उससे। ये बात तो आदिल भाई गलत बात नहीं है ना। तीसरी बात, फिर आपने अगर मौलवी है तो आप टेढ़ा मुंह मत बनाओ भाई, आप सीखो ना भाई। आज के ज़माने में मेरी बेटियां, ज़रा तुम भी ध्यान दो, आज के ज़माने में वो मौलवी की ज़रूरत है जो एआई से आगे का सोचता। वो थिंक, तुम उसके आगे का सोचो ना भाई। वो मोहताज है बेचारी मशीन, तो उसके आगे का सोचो जो वो नहीं कर सकती। जैसे एक बहुत अच्छी मिसाल एक साहब ने दिए थे, मैं देता हूँ आपको। अगर उससे एआई से पूछेंगे आप कि आज का जो मसला चल रहा हमारा वक्फ बोर्ड का, अगर आज गांधी जी रहते तो किसकी तरफ से रहते थे, तो ये जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब तुम्हारा टीचर दे सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो तुम ये देखो तो सही है उसकी हदें कहाँ है, कहाँ उसके पर जल जाते। तुम उसके आगे का सोचो। तुमको सोचने के लिए कहा, कुरान ने भी नहीं रोका और मौजूदा तालीमी निसाब ने भी नहीं सोचा। एक शेर सुनोगे सर? नहीं, लेकिन दूसरों को सुनाने की इजाजत नहीं रही है। तो शेर ये है कि कोई उड़ के बाम तक गया, कोई उड़ के बाम तक गया, कोई कहकशां से गुजर गया, और ये तो अपना अपना है हौसला, और ये तो अपनी अपनी उड़ान है। तो मौलवी में ऐसा होना चाहिए। तो इसको मैं अंग्रेजी में थोड़ा समझाऊं तो ये ऐसा है कि कोई उड़ के बालकनी तक गया, गैलरी तक गया, और कोई गैलेक्सी के आगे निकल गया, गैलेक्सीज क्रॉस कर गया। तो अगर मान लो आपकी लिमिट बियॉन्ड गैलेक्सीज है, यानी आप कहकशां से भी गुजरने को तैयार है, तो आपकी ज़रूरत है आज। और ये ज़माना मुतलाशी है ऐसे मौलवी का, ऐसे डॉक्टर्स का, ऐसे इंजीनियर्स का जो एआई से आगे का है, बियॉन्ड द लिमिट है। और तुम यकीन नहीं मानेंगे, ये वैकेंसीज खाली हैं अभी, ये भरी नहीं भाई। जो खाली घूम रहे हैं ये सतही तौर के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो ये लेवल के हैं कि जिनको उसके आगे की दुनिया नज़र आती है, जो अहले कश्फ है इस मामले में, साइंस के मामले में, इनको तो दिखता था ना ये सब। ये जाबिर बिन हयान हैं जो आपके सामने बैठे, हमारे भाई सलमान,
ये इनके वालिद साहब हमारे उस्ताद मोहतरम जाहिद मुकर्रम साहब, ये केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा इनको केमिस्ट्री बात करती है इनसे। तो आप जाबिर बिन नहियान की बात करेंगे तो इनसे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बात करती थी कि मैं ये इस काम में आती हूँ। जैसे जोश के सामने अल्फाज हाथ बांध के खड़े रहते थे कि हमको इस्तेमाल करो, यहाँ हमारा इस्तेमाल करो। तो जब तुम्हारा मेयार वो लेवल पे जाता है तो तुम एआई को क्रॉस कर रहे थे। एआई की बहुत लिमिटेशंस हैं। इसको इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, एआई अशरफुल मखलूक़ात नहीं है बेटा। ये तुम्हारे से कभी जीत नहीं सकती। तुमने बनाया ना बेटा इसको, इनको बेटा बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं भाई, माफ़ करना। तो ये आपने बनाया इसको, आपको ये हरा नहीं सकती, आपसे ये कभी जीत नहीं सकती। ये इसके बारे में पहले क्लियर हो जाना हमारे सामने, उसकी अच्छाइयाँ आने से पहले। वरना ऐसा ना हो कि हम ये समझें कि ये इतनी अच्छाइयाँ हैं तो हर काम उससे पूछ के, लोग तो शादियाँ भी उससे पूछ के कर रहे हैं आजकल, घर के फंक्शन भी पूछ रहे हैं, डेट भी उससे निकाल रहे हैं, प्रोग्राम का डिज़ाइन उससे कर रहे हैं। उस पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी हैसियत क्या है और रियलाइज़ करो कि उसको उससे आगे बदली जाओ। तो यहाँ जो एक बात बड़ी अहम थी जिसके ऊपर कुछ बात करना मकसूद था कि ये तालीम के मामले में एक ऐसा टूल है। रज़ान को रुक जाओ यहाँ। तो ये मामला, तालीम का मामला ऐसा है कि एक बच्चा पूरा कंप्लीट इस्तेफादा कर सकता है उससे पूरे सिलेबस के बारे में। कैसे? जैसे कि मान लो अगर ये नीट का पेपर अभी हुआ और इसमें फिजिक्स बहुत मुश्किल आया था। ये आपके सुने आ रहा ना मैं बात कर रहा हूँ? तो ये जो आपका जो फिजिक्स का पेपर है थोड़ा मुश्किल आया था अभी, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे थोड़े से पीछे रह गए। तो आप एआई से बैठ के पूछ सकता, आपका बच्चा या आपकी बच्ची पूछ सकती कि एआई का जो फिजिक्स के 4 सेट निकलते हैं तो दूसरे सेट का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। उससे इस्तेफादे का तरीका बता रहा हूँ आपको कि एआई से आप पूछेंगे भाई अभी जो फिजिक्स का पेपर आया था उसके सेकंड नंबर के जो सेट है उसका चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो उसने आपको अंग्रेजी में उसका आंसर लिख के दे दिया। क्वेश्चन भी दो बोलना और आंसर भी दो, तो क्वेश्चन भी लिख के देगा आपको, आंसर भी उसका लिख के देगा। आप बोलेंगे यार ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा और इसका आंसर भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन भी समझाएगा आपको अंग्रेजी में और उसका आंसर भी समझाएगा। आप बोलेंगे मुझे अंग्रेजी में नहीं समझ में आता, तो पूछेगा कौन सी लैंग्वेज में चाहिए आपको। आप बोलेंगे मुझको उर्दू में समझाइए, तो आपको उर्दू में समझाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अभी फिजिक्स का पेपर जो बच्चे सॉल्व नहीं कर सके, जिसकी वजह से बहुत कम परसेंटेज बना बच्चों का और बहुत अच्छे मार्क नहीं ले सके वो नीट में, तो ये आपको बच्चे को घर पे बैठकर समझा दिया था। कोई टीचर नहीं था यहाँ पे, अभी टीचर से हटकर बात हो रही है। आप बोलेंगे इसकी तरह के क्वेश्चन जैसे सेल पर, मान लो मिसाल के तौर पर सेल पर क्वेश्चन आया, तो सेल पर आप बोलेंगे कि मुझे आप 10 क्वेश्चन और बना के दीजिए इसी लेवल के, तो 10 सवाल आपको बना के देते हैं। क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से, आपको सवालात बना के देना एक टीचर का काम था भाई। सवालात बनाना सिखाना, सवालात को समझना, सवालात जितने अच्छे से समझेगा बच्चा उतना अच्छा जवाब दे सकेगा, ये टीचर का काम था। आप उससे बोल सकते हैं कि मुझे इसके 10 सवालात बना के दीजिए, आप इसके 20 सवालात बना के दीजिए, तो आपको 10-10, 20-20 सवालात बना के देगा। आप बोलेंगे इससे भी थोड़ा और लेवल उसका मुश्किल कीजिए, तो मुश्किल करके देगा। आप बोलेंगे इससे भी आसान करके दीजिए, तो आसान करके देगा। आप बोलेंगे इसके उर्दू में इसका आंसर समझाइए, तो नीट के पेपर का उर्दू में समझाएगा, 4वीं जमात 5वीं जमात के लेवल पर आगे समझाएगा। मुझे सेल के बारे में उर्दू में समझाइए, तो इतने आसान बोले 4वीं जमात के बच्चे को समझाइए सेल के बारे में, तो बोलेंगे कि देखिए जैसे अपनी इमारतें हैं, इमारतों में ईंटें होती है, ईंटें कैसे दीवार के ब्रिक्स दीवारों को बनाती है, फिर एक इमारत पूरी तैयार होती है, तो इंसानी जिस्म की ब्रिक्स का नाम सेल है। बच्चे को समझा रहा है। और क्या चाहिए आपको? आप बोलिए इसके अप्लाइड मॉडल्स दीजिए, तो अप्लाइड मॉडल्स बताइए कि एप्लीकेशन दुनिया में कैसे इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को। न्यूटन का 3रा कानून है, पहला कानून है। आप पहले कानून को बोलेंगे भैया इसको इसकी एप्लीकेशन दो, और ये एप्लीकेशन नहीं आती लोगों को।
ये समझता कि बेटा एप्लीकेशन किसको बोलते हैं। हमारे बेटे भी जवाब दूंगा, तुम पूछो बीच में, तुम अच्छा लगेगा, तुम भी पूछो भाई, हमारे जवाब नहीं, सवाल नहीं पूछ रहे। ये एप्लीकेशन नहीं आता टीचर को। माफ़ करना भाई, आपके औरंगाबाद के बारे में तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आपको औरंगाबाद को छोड़ के जितनी स्कूलें हैं यहाँ पे रट्टू तोते पैदा हो रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, मेरी हैसियत नहीं मैं औरंगाबाद को ऐसा बोलूँ। रट्टू तोता पैदा होता, 10वीं के बाद कोई काम का नहीं रहता, 12वीं के बाद कोई काम का नहीं रहता, 10वीं में मेरिट में आता, 12वीं में भी मेरिट में था। उसको पूछे व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसको पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन, तो बोलता सर नहीं, ये नहीं मालूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन, तो बोले नहीं मालूम। लेकिन व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बोले एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये रट्टू तोतों से इनकलाब नहीं आते भाई, समझाना पड़ता। मैं इमाम जाफ़र की मिसाल देता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए, इसके बीच में चलते चलते आगे। हालांकि मैं सलमान साहब से थोड़ा सा वो हूँ कि ये 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम नहीं है, दिन भर का वर्कशॉप है पूरा है। मैं कैसा भी समेटने की कोशिश करूँगा इसको, अगर वो रह गया तो मेरे को माफ़ कर देना, मेरी शिकायत इनसे आपसे नहीं है। एक तो सहर हासिल गुफ्तगू पूरा, इसमें 2-3 बार चाय भी होना बीच में, और ये सब चीज़ें, यानी लंबा चले दिन भर का प्रोग्राम। ये सब 10 मिनट में आगे कुछ मंत्र पढ़ के फूंक दो और लोग एआई के एक्सपर्ट हो गए, चले, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं। तो आदिल भाई कहाँ थे अपन? इमाम जाफ़र पे थे भाई। इमाम जाफ़र की दरसगाह, उनके अब्बा इमाम बाकर थे, उनकी दरसगाह थी। उनके अब्बा जो थे ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके अब्बा जो हज़रत इमाम हुसैन, और फिर उनके अब्बा हज़रत अली। तो मैं शिया नहीं हूँ, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि ये बड़े नेक लोग थे। और इमाम जाफ़र का तो मैं आशिक हूँ भाई, क्या क्लासिकल आदमी थे वो। उनके बारे में इख्तलाफी मसले से मुझे कोई लेना देना नहीं। एजुकेशन में वाकई इमाम है, एक्सट्रीम लेवल। एक क्लास में बच्चों को दर्स कुरान देते, कुरान समझाते थे, तो 40-50 बच्चे बैठे हैं उसमें समझा रहे। उसमें जाबिर बिन हयान उनका स्टूडेंट है, जूतियाँ उठाता था उनका, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, इमाम जाफ़र का। तो इमाम जाफ़र समझा रहे बच्चों को कुरान मजीद। तो एक बच्चा बोलता कि इमाम साहब, ये जो लोहार हथौड़ा मार रहा ना, तो ये चिंगारी हमको पहले नज़र आ जा रही है और इसकी आवाज़ थोड़ी तखफीफ से आ रही, थोड़ी देर से आ रही, ऐसा क्यों हो रहा? क्या बात बोलती इमाम साहब ने यार। आज से अप्रोक्सीमेट 1250 या 1100 होते हो, 1150 के करीब, 1150-1200 के करीब में होते। इमाम साहब कहते हैं, इमाम जाफ़र अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, कहते हैं कि बेटे, आवाज़ की रफ्तार कम है रोशनी की रफ्तार से। दुनिया को कुछ मालूम नहीं था भाई। इमाम साहब कहते हैं कि रोशनी की रफ्तार ज़्यादा है, और साइंस को अभी साइंस को ये बात 1600 में समझ में आई। 1600 में कि जब वो हटाके वटाके सभी सब बने और वो फूटे, तो उन्होंने देखे कि आवाज़ पहले आती है, रोशनी बाद में। कितना डिफरेंस है कि साइंस को समझने को जिसमें 700-800 साल लग गए, हमारा इमाम बोलता है कि रोशनी की रफ्तार ज़्यादा है। आज दुनिया कहती है रोशनी की रफ्तार 3,84,400 किलोमीटर रहती है, 3 लाख पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये रोशनी की रफ्तार है। और आवाज़ की रफ्तार है 350 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ से समझ लो आपका वो, ये मस्जिद आ जाएगी, समझ लो थोड़े और आगे जाएंगे। ये साउंड की रफ्तार है। अगर बिजली चमकी नज़र आ रही है आपको और उसकी आवाज़ भी आ गई, तो डर जाना कि नज़दीकी बिजली गिरी है। यानी इतने नज़दीक है, 300 किलोमीटर के, 300 मीटर के करीब में, उसने चमकना और देर से आवाज़ आना, इसका मतलब दूर गिरी। बहरहाल वो टॉपिक नहीं है अपना। तो इमाम कहते हैं कि साउंड की रफ्तार कम है रोशनी, ये नूर की रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से। तो ये समझाने वाला आदमी जब दीन पढ़ाता था,
और जब दुनिया समझाता था तो वो बच्चे क्या बने। जाबिर बिन हियान उनके स्टूडेंट, इब्नुल हैसम जो पॉइनर इन ऑप्टिक्स है वो उनके स्टूडेंट। तो जितना बड़ा, हमारे यहाँ बरार में एक मिसाल देते कि कुएं में रहेगा तो डोल में आएगा। ये आप क्या समझते हैं औरंगाबाद में? ये अहले ज़ुबान अहले नज़र लोग हैं, हम बरारी लोग जंगली लोग कहलाते हैं हम। तो कुएं में रहेगा तो डोल में आएगा ऐसा बोलते हैं। कुएं में नहीं है तो डोल में क्या आएगा? तो असातिज़ा में रहेगा तो बच्चों में उल्ट नज़र आएगा वो। तो बच्चे जो रहते हैं ये कॉपी रहती है अपने असातिज़ा की। तो वो जैसा टीचर था वैसा उसका स्टूडेंट है। तो जैसे इमाम जाफ़र थे वैसे जाबिर बिन हियान है, वैसे इब्नुल हैसम है। इब्नुल हैसम पॉइनर इन ऑप्टिक्स है। पहले अरस्तु ये कहता था कि आँखों से कुछ तो भी निकलता और ये इसके ऊपर पड़ता तो नज़र आता हमारे। एरिस्टोटल बोलते थे ये पहला आदमी था जिसने प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में ये साबित किया कि आँखों से कुछ निकलता नहीं भाई, आँखों के अंदर आता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आती है हमारे आँखों में, रेटिना पे इमेज बनाती और वो इमेज सेंड होती ब्रेन को, और ये ब्रेन देखता है उसको, इमेज को रिकग्नाइज करके। तो ये बताने वाला इब्नुल हैसम ये इमाम जाफ़र की दरसगाह का स्टूडेंट है, पॉइनर इन ऑप्टिक्स। ये कैमरा जो आप देख रहे हैं इमाम अपने इब्नुल हैसम का बनाया हुआ है। कैमरा एब्सक्यूरा, एक पिन होल कैमरा बनाया था, पूरा रूम डार्क रूम करके एक सुराख करके, तो बाहर से रोशनी जो उसमें आती थी तो दीवार पे अक्स पड़ता था उसका। आप नेट पे देखेंगे ये सब चीज़ें आपको नजर आएंगी इंशाल्लाह। तो आज के असातिज़ा के बारे में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, एआई को ओवरकम करके आप आगे जाएंगे, जो बेचारी एआई के बस की बात थी। यानी आपकी बातों को तलाश करना लोगों ने कि इसने जो बात बोला ये एआई के डेटा में डालना पड़ेगा। और आपको ये बात भी शायद मालूम होगी या नहीं होगी, तो मैं बता देता हूँ कि आप गूगल को सर्च करते हैं, गूगल को सर्च करते हैं, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, इससे ये पूछते हैं उससे वो पूछते हैं। तो एक बात माफ़ करना कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा गूगल को मालूम है कि आप क्या मिजाज के आदमी हैं, आप क्या पसंद क्या करते हैं, आप क्या नफरत करते हैं किसी से। तो जब आपके मोबाइल में या आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें जो पॉपअप खुलते हैं वो आपके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली खुलते हैं। जो एल्गोरिदम ने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये शख्सियत ऐसी है वही खोलता है। अच्छा, आपके यहाँ मान लो अभी सलमान खान की कोई पिक्चर का पॉपअप खुल गया तो पूरे दुनिया के मोबाइल में थोड़ी खुल रहा हो भाई, वो आप हमेशा पूछते रहते उससे, तो उसको लग गया कि ये इसका फ़ैन है यूँ, तो उसने खोल दिया। मैं मेरा मोबाइल खोलूँगा तो उसमें आएगा समझ लो कोई तो भी R&D के बारे में, तालीम के बारे में या AI के बारे में, तो खोल के देता, मैं नई चीज़ आई तो देता मेरे को। तो अपना डिज़ाइन भी अपन कर सकते हैं। एक आदमी गंदी चीज़ें देखता तो उसके पास गंदी पॉपअप खुलती रहती, तो किसी के मोबाइल में खुल गया तो बहुत बुरी बात है वो। तो अपना एल्गोरिदम अपने हाथ से डिज़ाइन करते हैं आप, तो वो आपका एल्गोरिदम आपकी पसंद पे जिसको आपने सर्च किया है उस पर डिज़ाइन करता है, तो वो आपके सामने देते रहता हूँ। तो ये इसलिए देता कि आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं। लो भाई, सर्च करने से पहले देख लो, फिर इंटरेस्ट बेस, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो पसंद है उसके मुताबिक आपको खाने की चीज़ें, बच्चियां मेहंदी की डिज़ाइन करती हैं तो उनका खोले मोबाइल तो मेहंदी के डिज़ाइनर दिखेंगे आपको। तो वो आपका ये अलगोरिदम जो हिसाब किताब करता है वो बोलता है कि इसने महीने में इतनी चीज़ें इसकी देखा, इसको ये पेश करो। तो जो तालीम के मामले में अपनी बात हो रही थी, जहाँ से शुरू हुई ये बात, वो ये कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप प्रीवियस इससे सेम लेवल के 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन डिज़ाइन करके ले सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर सेल पे आपने एप्लीकेशन बेस के 50 क्वेश्चन ले लिए तो इससे आगे क्या पूछेगा पूछने वाला? गोल्जी बॉडीज़ का पूछे एप्लीकेशन, माइक्रोकॉन्ड्रिया की जितनी चीज़ें हैं उसके आगे क्या पूछेगा?
फिर उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो पूछ लीजिए। एप्लीकेशन का मतलब है कि इस्तेमाल, और ये इस्तेमाल नहीं आता हमारे यहाँ पे, असातिज़ा को नहीं आता, माफ़ करना, बहुत माफ़ करना, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए बोलते कि 3 लाइन से 5 लाइन तक याद कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक याद कर लो। तो ये समझ में आ रही है आपके? जैसे एप्लीकेशन के बारे में कि एक क्वेश्चन आया था, ये आपको मैं JEE का क्वेश्चन बता रहा हूँ, एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑन टेलीकम्युनिकेशन। अब क्या बोलेंगे इसका कि भाई ज़राए अबलाग में न्यूटन के पहले कानून का क्या अमल है, क्या उसका यानी इंतबाक कैसे करेंगे। सलमान साहब ने सही बोले, इंतबाक फर्स्ट लॉ। तो मैं आपको एक हल्की सी बात बता रहा हूँ, देखिए वो फास्ट ट्रैक में चल रही बात, जज़ाकल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, AI से भी फास्ट काम हो गया तो चाहे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी चाय है। तो एक बात, चाय वाय ने बुला दी, टॉपिक कहा था तो क्या क्या बोल रहे थे? इंतबाक। तो ये जो बात है ना कि एवरीथिंग स्टे इन इट्स पोजिशन अनटिल एंड अनलेस अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन इट, ये क्वेश्चन पहला लॉ है, कानून है न्यूटन का, कि कोई भी शय अपनी जगह पड़ी रहती है जब तक कि कोई बैरूनी ताकत अनबैलेंस हो जो उसको ना हिलाए। ये जो जग है ये ऐसा नहीं है, इस पर हज़ारों कुव्वतें इस पर अमल हो रही है, तब जाके ये स्टे है यहाँ पे। मैं इधर खींचूंगा तो ये अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा उसको, तो ये इधर आ जाएगा फिर। तो ये इसका, और वो नहीं तो ये क़यामत तक की ऐसी रहेंगी, अगर उसको खींचेंगे नहीं, ये अगर मैं ऐसे खींचूंगा नहीं तो यही रहेगा, ये आ गया। अगर मैं इधर नहीं खींचता तो ये क़यामत तक के ऐसी रहेगा। अनबैलेंस फोर्स हलाने के लिए ज़रूरी है। एंड एवरीथिंग इन मूवमेंट रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस द अनबैलेंस फोर्स स्टॉप इट। जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स को रोके नहीं तो एक चीज़ जो मूवमेंट में है वो हमेशा चलती रहेगी। तो न्यूटन के ये कानून से सैटेलाइट को वहाँ पर छोड़ा गया, तीसरे कानून से वहाँ ऊपर छोड़ा गया, और ऊपर लिया गया, सिर्फ ऐसा धक्का मारा उसको। वहाँ पेट्रोल वेट्रोल तो है नहीं ना भाई, के रास्ते में रुक के सैटेलाइट बोल रहा भाई 20 रुपये का पेट्रोल डाल दो, 50 रुपये, वो नहीं। वो एक धक्का जो है ना, ऐसा धक्का, तो ये एक धक्का उसको क़यामत तक के चलाता है। इब्तिदाई आफरीनिश में ज़मीन को भी एक धक्का मारा गया, और ये तुम्हारा चांद को भी धक्का मारा गया। कुछ हैं जो एस्केप वेलोसिटी मिल गए तो भाग गए, और कुछ को वेलोसिटी मिल गई जो ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं तो वो मिल गई, तो वो उसके ऑर्बिट में मदार में गर्दिश करने लग गए। तो ये धक्का कैलकुलेटेड रहता है, ऐसा रैंडम नहीं रहता है। धक्का मारे, ये कैलकुलेटेड धक्का लग गया, और ये अल्लाह ताला की तरफ से कैलकुलेटेड था। तो चांद और ये सब आपस में एक दूसरे के, अब कोई क़यामत तक के रोकने वाला नहीं है इनको, ये धक्के में मोशन में चलते रहेंगे। तो पहले जो सैटेलाइट की बात थी वो यहाँ से तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर पे सैटेलाइट का टावर रहता था, वहाँ से रिले होता था। तो जब ये मोबाइल की हैसियत नहीं थी कि मोबाइल लाइव टेलीकास्ट बता दे, बात करा दे अमेरिका, लंदन, जापान, अब ये सैटेलाइट चले गया तुम्हारा, ये टावर चले गया इसका रिले का सैटेलाइट पर। तो वहाँ से जो शावर हो रहा है, तो वो ये फुटबॉल मैच में ये गोल हुआ और पूरी दुनिया एक साथ चिल्लाती है गोल करके, बस समझ रहे ना आप। तो ये एप्लीकेशन है न्यूटन के कानून की ज़राए अबलाग पर। अब ये पूछा उसने काय में, एडवांस के क्वेश्चन में, और बच्चे को आएगा, एप्लीकेशन आएगा तो आएगा, नहीं तो कैसा आएगा। तो ये अप्लाइड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चों ने फिजिक्स में रोए तो उनको बेचारों को सिर्फ एप्लीकेशन नहीं आए, तो मैंने देखा तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं, एप्लीकेशन है तो आ जाते थे। तो ये जो AI का बुनियादी फैक्टर है, बुनियादी यानी इसका फ़ायदा है, ये आपके सवालात के बुनियाद पे आपके पूरे जवाब देने को तैयार है। एप्लीकेशन पूछेंगे तो एप्लीकेशन भी बताता है। आप उसको पूछेंगे कि हमारे औरंगाबाद में इसके क्या एप्लीकेशन, तो वो भी बताएगा। हमारे घर में क्या इस्तेमाल होती है वो भी बताएगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, न्यूटन के थर्ड लॉ का आपके घर में तो बताएगा आप, ये टीचर कहाँ से बताएगा आप।
मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा भैया, मैं बहुत इज्जत करता हूँ टीचरों की, लेकिन कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं आपको कि बच्चे के लिए आसानी है। तो ये आप कुछ भी पूछो उसको तो ये बताने को तैयार है। दूसरा एक बात इसमें कि ये जो इसमें सवालात के जवाबात, मज़ामीन की तशरीह और तख्लीकी तहरीर में मदद करता है, ये तीनों भी आपके बारे में आपको समझ में आ गई होंगी बात। दुनिया के किसी भी निसाब, हमारे यहाँ पे एक नया सवाल बहुत गर्दिश करा था, बीच में बहुत सारी बातें हुई, पूना में आजम के पास हमारे, मैंने वो प्रोग्राम में दिया 5-6 प्रोग्राम उसका, कि हमारा जो स्टेट करिकुलम है जो हम पढ़ा रहे हैं, माफ़ करना मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात, मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी से भी बात किया तो उन्होंने भी माने बात को, ये इस काबिल है ही नहीं कि ये पढ़कर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर या साइंटिस्ट बने। अल्लाह की कसम, हम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो स्टेट करिकुलम की स्कूल हैं, यहाँ बच्चा जाता, खेल कूद के आ जाता, बाप समझता मेरा बच्चा बनेगा डॉक्टर। ये बेवकूफ़ी की बात है यार, नहीं बनता डॉक्टर। उसको वो खिलाया ही नहीं जा रहा जो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है, वो पिलाया नहीं जा रहा उसको। और फिर बाद में नीट में वो फेल हो जाता तो तुम रोते बोलते हमारे साथ तासुब हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, तासुब वासुब काय का तासुब। शोएब आफ्ताब पहला बच्चा है, 2 चाय पी सकते हैं। हाँ, मुकर्रिर को 2 देते रहते रहे बेटा इधर लाओ। नहीं, बस दूसरी बहुत अच्छी लगी हो, नहीं बस नहीं 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 बस एक नहीं, काफ़ी वो ठंडी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। नहीं बहुत अच्छी लग रही है, गर्म है तो। थोड़ा सा जोर से बोलिए, मजा बहुत आ रहा है, मगर आवाज माइक क्या बोले? हाँ बोलिए बोलिए, क्यों कुछ बोल रहे? यस, नाम की चीजें आ रही है लेकिन आवाज थोड़ी कम उर्दू मीडियम की तालीम याफ्ता के हिसाब से हमारे तलबा आगे नहीं बढ़ रहे, या इंग्लिश मीडियम के मैं उर्दू मीडियम का नाम भी लिया क्या मैंने इंग्लिश मीडियम का भी तारीफ नहीं करा, उर्दू मीडियम को बुरा नहीं बोला भाई। मैंने बोला ये एजुकेशन सिस्टम में डिलीट कर दिए, फाड़ के फेंक दिए इन्होंने ये स्टेट करिकुलम। और आप एक डायलॉग 2013 में बहुत ज़्यादा आम हुआ, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे चला भी कि 1 इंडिया 1 करिकुलम 1 पेपर। ज़रा गौर से सुने भाई बात प्लीज़, ये इम्पोर्टेंट बात है। 1 इंडिया 1 करिकुलम 1 पेपर। तो आपको ये शायद मालूम होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बच्चा और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक हर बच्चा एक ही हाँ मैं नीचे कर दूँ। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक हर बच्चा नीट का एक ही पेपर सॉल्व करता है कि 2 पेपर आते हैं? आप बोलिए। एक ही रहता ना, सॉल्व तो एक ही पेपर करना पड़ता ना। तो फिर जब एक पेपर है तो वो किसी एक करिकुलम से कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट वालों ने तो उनका करिकुलम पढ़े, 1 से 10 तक तो वही पढ़े। अरे भाई आप जवाब दो ना, सवाल आपने करे और हाउ नहीं कुछ तो बोलो यार। क्या क्या सेंट्रल बोर्ड का है वो, अरे हम काहे को करेंगे भाव, और हमारी क्या ख्वाहिश थोड़ी है उसको करने की। हम तो अरे हमने बचपन से तो स्टेट करिकुलम पढ़े ना भाई। और हमारी जो तुम्हारे यहाँ की जितनी स्कूलें हैं ये स्टेट करिकुलम पढ़ा रही नहीं, तो माफ़ करना, तो खिलवाड़ हो रहा ना बच्चों के साथ। तो कैसा डॉक्टर बनेगा भाई? तुम बोलेंगे 11वीं 12वीं में वो कोर्स चेंज हो जाता, तो फिर पहले से क्यों नहीं करते चेंज यार? तो ये NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये अब अकल आई गवर्नमेंट को। ये 8 साल पहले नंद कुमार जी जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, तो इनामदार साहब ने मुझको बोले थे आप बात करो, तो मैंने बोला था उनको कि आवर करिकुलम इज नॉट एबल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बोले यू आर 100% राइट, वी आर नॉट टारगेटिंग टू मेक ईच एंड एवरीवन डॉक्टर एंड इंजीनियर। मैंने सर व्हाट इज योर टारगेट देन? तो बोले साक्षरता अभियान। तो क्या है 10 साल हमारे बच्चे को लिखना पढ़ना सीखने को भेजते क्या स्कूल? खामोश हो गया, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया।
नंद कुमार एजुकेशन सेक्रेटरी बोलेंगे भाई साक्षरता अभियान, तो साक्षरता अभियान के लिए तो नहीं भेज रहे ना कोई अपने स्कूलों में। तो इसलिए हमारे बच्चे, ऐसा कभी कहाँ हुआ कि हमारी स्कूल चल रही, मान लो उसका नाम XYZ जो भी है, जमात इस्लामी के अंडर में चल रही है या हमारे अंडर में चल रही स्कूल है, और उसकी एक बैच की बैच MBBS में चली गई या IIT में चली गई, एक हाथ बच्चा जाता किसी का, तो उस पर हम खुश होते कि हमारी स्कूल का एक बच्चा गया। तो एक बच्चे के लिए स्कूल खोले क्या हमने, बाकी बच्चे कहाँ गए फिर? तो उनको साक्षर आ गया, समझ लो, लिखना अक्षर की पहचान हो गई। तो ये जो निसाब है ना, ये निसाब पढ़ाने का तो उन्होंने, इनको छोड़ देना पड़ेगा आपको। वन करिकुलम वन इंडिया और वन पेपर जिन्होंने कहा, जो साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट का पूरा सेक्शन, ये हर एक बच्चा एक ही पेपर देता हूँ, क्रॉस चेक कर रहे तो सही आ रहे सब बातें। बेटे हमारे बहुत होशियार है, जो बातें चल रही है ना क्रॉस चेक भी कर रहे कि सर झूठे बातें तो नहीं कर रहे उसमें। ये अल्लाह का एहसान है, इतनी प्यारी बेटियां हैं हमारी, चेक कर लेंगी। और ये आज झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है भाई, ये ज़माने में झूठ बोलेगा तो आदमी तकरीर नहीं कर सकता ऑथेंटिक, क्योंकि हर एक चीज़ का रेफरेंस मौजूद है, जबकि जब भी निकल जाता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे भाई के इतना जो इन्होंने पूरा का पूरा मामला करे कि पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ाते हैं स्टेट करिकुलम, सबके स्टेट का करिकुलम अलग है। कुछ ही स्टेट है जिन्होंने अपना करिकुलम को NCERT कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का करिकुलम है। बाकी तमाम का जो करिकुलम है वो अलग अलग है। अपना महाराष्ट्र का करिकुलम अलग है, बाल भारती का है, सेंट्रल गवर्नमेंट CBSE का अलग है। दोनों में मैच करेंगे तो CBSE से कम 4 टाइम्स 5 टाइम छोटा है बाल भारती, बच्चा है उसके सामने। और हम ये पढ़ाते हैं हमारे बच्चे को, सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो शायद हम गलत है ना उसमें। अभी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं एंटी NEP नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा, पिछले 12 साल से ये बात कर रहा है कि NCERT को इम्प्लीमेंट करो। अब इन्होंने जो करे काम, अभी NEP को इंट्रोड्यूस करे, तो देखो कितने अक्लमंदी की बात है कि 8 साल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको। जब तक तो ये NEP आउटडेटेड हो जाएगा भाई, 8 साल के बाद क्या ज़माना रहेगा, क्या लेवल पे तरक्की की स्पीड है, और तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन की, तुम 8 साल के बाद बच्चे को बोलेंगे अब तो NCERT पढ़, तो NCERT बहुत पुराना बेचारा है, आउटडेटेड हो जाएगा जब। आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो AI है, आपको आज आपके बच्चे को उस मुकाम पे खड़े कर देता है जो हमारे गवर्नमेंट 8 साल के बाद आपके बच्चों को पहुंचाना चाहती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? टीचर की, कि टीचर अगर ये लेवल का हो जाए और सीख ले तो बच्चों को सिखाने के काबिल हो सकता है। और अगर बच्चे को सिखाने के काबिल हो जाए और एक बार बच्चा सीख ले तो फिर वो खुद ही अपनी राहें तलाश कर लेता है, फिर बहुत ज़्यादा दूर तक टीचर के साथ नहीं चलता। क्योंकि ये जो बेटियां ये और मेरे और इनकी उम्र में तकरीबन 60 साल का 50 साल का फ़र्क है। तो मैं तो 50 साल पुराना, 60 साल 70 साल पुराना बुढ़ा हूँ ना मैं तो मेरी तो नॉलेज भी बुढ़ी है ना, और मैं ये ज़माने के लिए बना हुआ भी नहीं हूँ। और ये तो आज से 20 साल 30 साल 40 साल बाद के लिए तैयार होकर मार्केट में आएंगे, तो उसके लिए बने हुए हैं। तो मैं इनको कहाँ से पढ़ाने के लायक हूँ? मैं तो एक्सपायर्ड डेट का मालूम भाई। तो हमारे असातिज़ा ने जो क्लास में एंट्री करे ना, तो ऐसा नियत करना कि नियत करता हूँ मैं ऐसे तलबा को पढ़ाने के लिए जिनको पढ़ाने के लायक नहीं मिल रहा है, तो मेरी मदद फरमा, वरना इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सरेंडर होकर जाना पड़ता, अपने को होशियार समझ के नहीं जाना। क्योंकि बच्चे ने अगर उसके लेवल का क्वेश्चन कर दिया तो वी आर अनेबल टू गिव द आंसर, बोल ही नहीं सकते, कुछ एकदम चुप्पी हो जाती है। और ये जो बच्चे शरारत करते ना, तो तुम मारते हो उसको, तुम्हारे यहाँ तो नहीं मारते होंगे ना औरंगाबाद में? औरंगाबाद में टीचर नहीं मारते ना? मारते क्यों? बदनामी कर रहे तुम साथ। मार जो है वो BEd DEd MAd निसाब में कोई चैप्टर ही नहीं है कि बच्चों को कैसे मारा जाए। चैप्टर है कोई? ये तो भड़ास है यार।
भड़ास है, भड़ास। भड़ास समझता आपको? तो जब टीचर को नहीं आता तो वो मारता गुस्से में कि क्यों पूछा ये। इसी बात पर बच्चों को इनाम दिया जाता था पहले कि क्या प्यारी प्यारी बात पूछा बेटा तूने वो पूछ लिया जो तेरे उस्ताद को भी नहीं मालूम। आज तूने मुझे उस बात की नॉलेज दे दी, मैं सीखूंगा, तेरे को सिखाऊंगा कल आगे। तो वो पूरे स्कूल में खुशी से घूमता था कि आज मेरे सर ने तारीफ की। उसको मारते इस बात पर कि तूने ये अपने कोर्स के बाहर क्यों पूछ दिया, क्यों नौचाले करता बेवकूफ। तो ये एआई आगे निकलते जा रहा है ऐसी हरकतों की वजह से। जब आप अपने आप पे इस्लाह करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको लाजमन दूसरों के हाथ से पानी पीना पड़ेगा। तभी ये जो एआई आ गया, इसमें ये सब कितने भी बार पूछो, कैसा भी पूछो, एप्लीकेशन लेवल तक पूछो, वो देने को तैयार है आपको। उसके बाद की एक इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा ये माफ़ करना, मेरे पास 27 पॉइंट है जिसमें से 2 पॉइंट भी नहीं हुए भैया, माफ़ करना। मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में लेने की कोशिश करूँ, लेकिन आपकी तरफ से सवाल भी नहीं आ रहे ना बेटा, तुम कर रहे नहीं मैं सवाल, और ये हमारे भाई भी सवाल नहीं कर रहे। बोलिए भाई। इरशाद इरशाद। नहीं, एक एक सवाल, एक सवाल, ये तो कितना बड़ा सवाल कर दिया तुमने। जज्बात और एहसासात। एक बच्चे को टीचर ने बहुत मारा, तो मैं 1 घंटे से समझा रहा और तेरे को पूछ रहा, उसके बाद तो तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, और दुनिया को तो बोलता है ये क्या है सर। बहुत मारा टीचर ने उसे। तो बाजू वाले बच्चे ने बोला कि सर उसको मत मारो, उसके अम्मा को उसके अब्बा ने कल बहुत मारे रात में, तो बेचारी बीमार होकर पड़ी है, सुबह खाना आना नहीं बनेगी, तो वो मिड डे मील मिलता उसके वास्ते आया हो खाना खाने। अब उसके क्या फतरे समझ में आ रहा है, दुनिया, जोग्राफिया, ये क्या है। ये एहसास तुम्हारे एआई को नहीं है, तो तुम्हारे टीचर को कहाँ है भाई। बात समझ रहे ना आप बोल रहे कि जो टीचर में रहता तो वो तो एआई को बुरा बोल के फायदा नहीं ना। उसके लिमिटेशंस में ये ओवरटेक कर रहा हूँ, उसमें क्वेश्चनिंग आ गई, अभी क्वेश्चन आ गया कि क्यों याद नहीं है, फिर ये नहीं है। ये टीचर की बात थी पहले कि उसको जवाब नहीं देता तो पूछते थे बेटा क्या हो गया माँ तेरे को, तूने खाना खाया, तो रोता था, तो बोलता था बैठ कुछ नहीं हुआ, मेरे डब्बे में से खा ले, डब्बे में से खिलाता था। फिर बोलता तेरी तबीयत अच्छी है, तो रोता था बच्चा, फिर बोलता था मेरे अब्बा ने बहुत मारे, मेरे अब्बा को आ रहा था, तो उसको समझाता था, तो उसके घर पे जाता था, उसके बाप को समझाता था। ये कहाँ है टीचर है ये रोल आपके औरंगाबाद में है? तो ये टीचर की जरूरत थी, ये है ओरिजिनल टीचर, ये टीचर है जिनको टीचर बोला जा सकता है। ये मौलिम थे ना भाई। अब बताइए आपके 800 साल आगे की बात वो इमाम जाफर बता रहे अपने क्लास के बच्चों को, तो क्या लेवल के लोग मिले, क्या एहसास होगा उनका यार। बच्चे स्कूल में जाते थे तो घर पे नहीं आते थे, वो घर पे दिल नहीं लगता था उनका, अभी स्कूल में दिल नहीं लगता उसका। तो ये एहसास हमारे टीचर में आने चाहिए। सही बोल रहे हैं आप, जो एआई के पास नहीं है ऐसा समझते थे आज तक हम, लेकिन मजबूरन एआई के हाथ से पानी इसलिए पीना पड़ रहा है कि वो टीचर में भी एहसास कहाँ है यार। लेकिन आपने जो बात बोले, अल्लाह की कसम अगर ऐसा टीचर पैदा हो जाए तो उसकी तो क्या डिमांड है उसकी। एक अभी स्कूल में एक लेक्चर था मेरा, तो वहाँ मैंने बोला कि बेटा तुम ये स्कूल के लिए पैदा नहीं हुए, तुम अगर मेहनत करके अप्लाइड स्टडी करेंगे और अप्लाइड टीचिंग करेंगे, यानी हाउ टू अप्लाइड लर्न एंड हाउ टू टीच अप्लाइड टीचिंग जो रहती तो तुम ये स्कूल में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे माँ। तुमको यहाँ मिलती 20,000 रुपये पेमेंट, तो तुम्हारे को 1 लाख रुपए की पेमेंट के ऑफर अभी आ जाएंगे साल 2 साल में। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी अगर इंट्रोडक्शन हुआ तो आपको 20 लाख 15 लाख ये रेट चल रहे हैं आपके। फिनलैंड में जो पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह का हम तस्वर नहीं कर सकते अपने यहाँ। और फिनलैंड में पढ़ाने वालों के लिए जो अपने यहाँ उनकी इज्जत और उनके एहतराम की कमी है, ये हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। और जो फिनलैंड वाले उनको एहतराम और वो सब चीज़ें देते हैं, हमारा इस्लाम उससे बहुत आगे का था भाई।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले बोइस तो मोहल्ले में, मैं मोहल्लिम बना के भेजा गया। बोइस तो मुहद्दिसिन नहीं बोले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इंजीनियर बना के भेजा गया या डॉक्टर। बोइस तो मोहल्लिम। तो हमारे यहाँ उलमा ने जो मोहल्लिम थे उनको नबियों वाला काम समझते थे, और वो थे भी वैसे। इसीलिए हमारे पास इतने साइंटिस्ट जिनकी बुनियादें जिन्होंने रखे वो सब हमारे लोग थे, वो गए वो लेवल तक। तो इनको एहसास से दिए सब। तुमको नहीं मालूम वो माँ का एहसास जिसने अब्दुल कादर जिलानी के अस्ती में पैसे बांधे थे, कितने काफिलों का इंतजार करी उसने खातून ने यार, कितने काफिलों का। तुम उसका थोड़ा सा एक सेकंड में सुन लीजिए उसकी बात, कि कई काफिलों का या ट्रेन आ रही है और बैठ के बिठा दे रहे, ऐसा थोड़ी ना मामला। कई महीनों तक इंतजार करी कि बगदाद जाने वाला काफिला है, और जब आया हो तो उसमें ये बच्चा पैदल गया यार, ये कोई ऊंट घोड़े पे नहीं गया। 1100 किलोमीटर वो अम्बुआ से निकले और बगदाद गए। क्या बात है ना यार, क्या तड़प एजुकेशन का, क्या लेवल। तो उनकी वालदा भी कितनी अवेयर थी ये देख लीजिए आप, कि बच्चा जा रहा था उसको बोले कि बेटा वहां जा रहा तो तूने वो जो खलीफा की स्कूल है बैतुल हिकमत उसमें दाखला नहीं लेना। वहाँ सब मखलूत तालीम हो गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इधर उधर के लोग आ गए, बैनुल मज़ाहिब के लोग आ गए, तो अकीदा बिगड़ सकता। जामिया निज़ामिया में एडमिशन लेना जाए तो बात कितनी अवेयर बोलो, बात समझिए आप। वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएंगे, वह रोक देते हैं अपन। दूसरा सवाल क्या था, ये समझ में आ गई बात साहब? दूसरा क्या था? मेरे को सुनने नहीं आया भाई थोड़ा। एआई को मिसगाइड किया जा सकता है। मतलब उसको अगर गलत तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। एक बात सिंपल है कि ये एआई बजाते खुद कुछ नहीं है, इसके एल्गोरिदम में तुमने छेड़छाड़ करे तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बायस हो गया। जैसे मैंने पूछा था एआई से कि दुनिया में सबसे पहली परवाज किसने किया, तो उसने बोला था कि राइट ब्रदर ने। तो मैंने बोला कि शायद आप कुछ भूल रहे हैं, ज़रा सोचिए। तो नहीं बोले, इससे पहले और एक नाम दिया उसने कि राइट ब्रदर से 300 साल पहले ग्लाइडर वगैरह ना, ये गुब्बारे उब्बारे के इसमें। तो मैंने थोड़ा और सोचिए, इससे पहले भी किसी ने हवा पे कदम रखा क्या, कहीं है क्या कोई ऐसा? तो नहीं ऐसा कोई नहीं है। मतलब शायद वाशिंगटन डीसी से छपी हुई एक किताब जिसका नाम है 1001 इन्वेंशन। तो मैंने कुछ याद आ रहा आपको? तो नहीं बोले पूरा रेफरेंस दीजिए आप। तो मैंने बोला अब्बास बिन फरनास के बारे में कुछ मालूम है आपको? तो फिर पूरी डिटेल निकाल के दिया। तो काय का एआई फिर ये जो टेक्स्ट लाता हो वो किसी ने आर्टिकल लिखा होगा, ट्वीट किया होगा, उसी को करेक्ट कर। तो ये अब्बास बिन फरनास की किताब छपी हुई है मेरी जान। तो जो ऑनलाइन कुछ टेक्स्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सही डायरेक्ट देने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा अपलोड करवा चाहिए। अरे भाई ये वाशिंगटन डीसी से छपी हुई किताब है, ये अपलोडेड है उसमें। जब मैंने बोला उसको तो उसने बोल दिया ना कि मैंने बोला, तो बोला उसने। तो मैंने ये तो बड़ी गलत बात है। तो बोले मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, वो करने में पूरी माफ़ी होगी, मेरे पास है पूरा रिकॉर्ड, मैंने कॉपी करके रखा पूरा कर बस। तो ये मैंने जी डीप सीक से पूछा ना, डीप सीक ने फ़ौरन निकाल के बता दिया अब्बास बिन फरनास है ऐसा ऐसा। कंपेरेटिव स्टडी बता रहा हूँ मुझे। तो ये है ऐसा, उसको मिसगाइड करते इसीलिए वो बायस भी हो जाता। तो हमने उस पर क्यों एतमाद करना, क्रॉस चेक करना ना अपने, यानी फिर तेरा ही संग आस्था क्यों हो। तो है ना अपने पास दूसरा ऑप्शन, फिर वहाँ जाने का, वहाँ जाने का, वहाँ जाने का, सब है ना ऑप्शन अपने पास। सही बात है नहीं है? और कोई बात थी आपकी सर, और किसी भाई की यहाँ पर? तो ये इसके बाद का जो पॉइंट है सिंपल ये है कि ये वालिदैन के लिए बड़ा सपोर्टिंग टूल है भाई एआई। जहाँ असातिज़ा के लिए है सपोर्टिंग, वैसे वालिदैन के लिए भी। वालिदैन भी अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें घर में सिखा सकते हैं। लैंग्वेज इसके बारे में तो बहुत ही आसान है। मैं आपको एक हल्का सा डेमो देता हूँ, आप देखिए कि मैं आपको को पायलट तो मालूम है ना आपको?
आपने देखे को पायलट? देखिए को पायलट बहुत सारे हैं, मुझे को पायलट ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, तो मैं वो को पायलट का आपको एक हल्का सा एक वो देता हूँ। हेलो, Hi Mohammed, कैसे हैं आप? I can't sing that song, but I can make up a new one or sing a nursery rhyme. ये जो, अरे एक काम करो, जो आप ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, आप ज़रा उर्दू में बोले तो मुझे समझ में आएगा भाई। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल मोहम्मद, आप कैसे हैं? क्या हाल है आपके? मुझे थोड़ा ये बताइए कि एक जुमला है, मुझे मराठी में कहना है, लेकिन मुझे मराठी में नहीं आ रहा है, कि आप इस्लाम के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, इसको कैसे बोलेंगे मराठी में? इसे मराठी में कहेंगे आप पर इस्लाम विषयी काही शिकायला आवडेल का? आत्ता काय सांगायचं बोलो। को पायलट पूरी तकरीर बना लो इससे। अगर रिटर्न में देंगे तो वो तो पूरा लिख के तकरीर देता आपको। मैं तुम्हारे को बात कर रहा ना, वो तो बेचारा बात कर रहा, छोटे बच्चे को दे दो हाथ में, वो बात करेगा तो सब सिखा देगा। ये तो पूरी आ गई ना। मैं और बहुत सारे तजुर्बे नहीं करके एक तजुर्बा देखे तो आ गया ना समझ में। अब मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, चाइनीज़ में, मैंने चाइनीज़ से एक तकरीर सीखा उससे। अगर मैं चाइना में गया तो मैं बोलूँगा, उस पर एक सवाल गया, निशिशुई, तुम कौन हो? तो अगर मैं टीचर हूँ या ये हजरत बैठे भी तो ये बोल सकते हैं कि उशी लाओ शी। तो ये मैं गाली वाली नहीं दे रहा भाई, माफ़ करना, मैं एक टीचर हूँ, ऐसा चाइनीज़ में बोल रहा हूँ। तो पूरे ऐसे मैं जुमले उसके याद करा। बहुत आसान है, सीख सकता है, ये सब पॉसिबल है। को पायलट नाम लिख लो उसका। और इसके अलावा मैं 2-3 और भी आपको बता देता हूँ मॉडल्स, कि किसी भी बारे में आप पूछेंगे तो उसकी वो जो उसको मालूम है वो फीडिंग आपको 1 सेकंड में दे देगा। तो बहुत बड़ी तफसील की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसा आपके सिलेबस के बारे में, इस्लामिक स्टडी कर रहे हैं आप, तो आप कैरेक्टर के बारे में निकाल के पूछ सकते हैं कि ये कौन थे, इनका ताल्लुक़ क्या था, इनके ख़ानदान, इनका नसब, सब पूछ सकते हैं। लेकिन क्रॉस चेक कर लेना, पूरा भरोसा नहीं करना, 90% तक उस पर यकीन कर सकते हैं। तो आप ये इस्लामिक स्टडी के बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। आप अपनी लेटेस्ट जो तालीम है बच्चों की, इनके बारे में बेटा बाद में देख लेना, अभी सिर्फ समझ लो इसको, बाद में देखना। तो आप एक एक चीज़ को अपने बच्चों को, अपनी बीवी को घर में बैठ के सिखा सकते हैं। एक बार उनको वर्क दे सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं। अच्छा, आपका जुमला जो है, अभी एक सिंपल बात देखिए कि मैं तो बरारी आदमी हूँ, मेरे तो उर्दू अच्छी नहीं है, तो मैंने अगर एक जुमला लिखा तो मुझे दुरुस्त करने का है, तो मैं उसको बोलूँगा चैट जीपीटी को इसको दुरुस्त कर दे, तो वो 1 सेकंड में दुरुस्त करता। आप बोले और अच्छी अदबी ज़ुबान में इसको उर्दू में लिखो, तो अदबी ज़ुबान में भी लिख देता। लोग यकीन नहीं करेंगे आपको जुमला करके। एक तजुर्बा बताऊँ थोड़ा सा, ये को पायलट भी बता सकता, मैं चैट जीपीटी से बताता हूँ आपको। यानी पॉसिबल है सब, कोई मुश्किल काम नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। 90% तक यकीन कर सकते हैं इससे इस्तेफादा करने के लिए। अब इसमें देखिए, मैं इसको बोलता हूँ, मैं अकोला से आ रहा था तो बहुत ही रश था इसमें, और इतने ज़्यादा लोग गचागच भरे रहे थे बस में कि मेरे को जगह भी नहीं मिल रही थी। वो तो सलमान साहब की मोहब्बत थी कि मैं यहाँ तक आ गया। आपके जुमले में एक जज्बाती कैफियत है, आइए इसे ज़रा मौसर और बेहतर अंदाज में पेश करते हैं। मैं अकोला से आ रहा था तो रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, बस में लोग इस कदर हुजूम की सूरत में भरे हुए थे कि मुझे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। ये तो सलमान साहब की मोहब्बत और खुलूस था कि मैं हर मुश्किल के बावजूद यहाँ तक पहुँच गया। मैंने कितना गौरानी में बोला था उसको, और कितने अच्छे से पेश करो। आपकी इंग्लिश, आपकी उर्दू, आपकी मराठी, आपकी हिंदी, सबको सुधार लीजिए। इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। टीचर एक रहेगा क़यामत तक के, लेकिन वो म्यूज़ियम का टीचर नहीं होना हो। ये वंस अपॉन अ टाइम एक टीचर था और ये पढ़ाता था, ये डस्टर था इसके हाथ में, ये चौक था, ये बोर्ड था। टीचर ने एआई से आगे रहना। तो बहरहाल ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। ये आपका टीचर नहीं है, सपोर्टिंग टूल है, नौकर है आपका, नौकर बोलो उसको, ये सिखा देगा आपको। इस पर कोई सवाल?
मैंने कितने सादे और एकदम फालतू लहजे में बोला और उसने कितने अच्छे से शाइस्ता के बे ऐसा वैसा ही है। और क्या चाहिए। अंग्रेजी का भी ऐसी है, मराठी का भी ऐसी है। लोग बोलते मराठी नहीं आते, जमात इस्लामी ने लगा 1 महीने में मराठी सीखो, इसके लिए हफ्ता मनाएंगे, अरकान मराठी सीखो। अरे भैया को पायलट दे दो, उनको बोलो सीख के आना पड़ता, 3 दिन में सब सीख के आ जाएंगे सीख के इंशाल्लाह। अभी तो टाइम कम है ना, कौन जीता है वो वाली पोजीशन में आ गए ना। फास्ट टेक में ये आपको सपोर्टिंग टूल है। मुझे सबसे अच्छे वो चचा लगे जो आगे बैठे सामने वाइट टोपी में, ये है ओरिजिनल टीचर मेरी नज़र में। क्या बात है ना, ये उम्र में ये जज्बा, अल्लाह अच्छा रखे उनको। मेरी बहुत दुआएं नहीं करी जब से देख रहा हूँ उनको। नौजवान बच्चे नहीं आए इतने जल्दी जितने जल्दी वो आके बैठ गए थे। सीखने की तड़प बहुत बड़ी बात है। तो ये है एआई का प्रैक्टिकल थोड़ा सा हल्का फुल्का नमूना। आप क्या महसूस करते हैं कि ये काम का है कि नहीं है? तो सिंपल ये चीज़ें बेटा, इसमें इतनी चीज़ें अवेलेबल है, हर चीज़ को सीख सकते हैं आप। केमिस्ट्री की बुनियादें, बायोलॉजी की बुनियादें, बारीकियाँ, और ये जाके आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप साइंस के प्रोजेक्ट बनाने के बारे में आपकी पूरी हेल्प करता, ये आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ऑब्वियसली आप ट्यूशन लेंगे वहाँ तो आपको तो पैसे देंगे ना लोग, नहीं देंगे ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी आप बिजनेस की बहुत सारी मसले उससे पूछेंगे तो उसका सॉल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो आपके सामने रख देंगे। एआई से कोई इमेज बनाया तो कॉपीराइट क्या बात पूछे सर आपने। पहली बात तो देखिए कि एआई से जो इमेज बनाते हैं उसका जो टूल है, टूल वो बहुत जानदार है। उसका नाम है, हाँ ये भी है, एक है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मैं जो बता रहा आपको, ये बहुत ही क्लासिकल टूल है, इसका नाम है आइडियोग्राम। आइडियोग्राम फ्री में है, थोड़े से काम करे तक, जब तुमको आदत लग जाती है तो फिर पैसे लेता हो। 600 रुपये महीना है उसका। फिर बाद में ज़्यादा काम करे तो 50 इमेज देता पहले, बाद में काम करे तो फिर और ज़्यादा लेता। आइडियोग्राम को इस्तेमाल करेंगे आदिल भाई, आपको लगेगा ये नेचुरल है, एकदम नेचुरल आइडियोग्राम। तो उसमें कैसे लिखते हैं, उसका रहता प्रॉम्प्ट। क्या रहता? प्रॉम्प्ट बोले तो वो जुबान जो समझती इसको, सॉफ्टवेयर को, उसको बोलते प्रॉम्प्ट। तो अपन ने चैट जीपीटी को बोलना है कि इसका प्रॉम्प्ट लिख दे, अपने को थोड़ी आता लिखते हैं। तो मेरे को लिखने गए कि जमात इस्लामी का इज्तिमा हो रहा, उसमें 1 लाख लोग बैठे हुए हैं और उनके अमीर जमात जिनको इतनी टोपी लगी हुई है, जिना कैप, और वो तकरीर कर रहे हैं, शेरवानी है और उनका एक हाथ उठा हुआ है और एक हाथ नीचे है और बहुत जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा ये लोग पूरा ऐसा नारा लगा रहे हैं और ये सब चीज़ें ऐसा ऐसा। इसका एक अच्छा कुछ हरियाली भी दिख रही मंडप के बाहर, मंडप बहुत अच्छा है, यूँ है, ऐसा ऐसा पूरी डिटेल देना पड़ता, डिटेल। और फिर डिटेल का बोलना पड़ता प्रॉम्प्ट लिख दे दो। किसको बोलना पड़ता? चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी उसका बहुत सलीके से प्रॉम्प्ट लिख देता। फिर वो प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करने का आइडियोग्राम में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे 1 सेकंड में वो आपको लगेगा सादुल्लाह हुसैनी खड़े और 1 लाख लोग खड़े और वो पूरा ऐसा कर रहे हैं। ये इसके एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकते हैं, यानी इससे प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं, आप मशीन लर्निंग का भी काम ले सकते हैं। इसमें आप पाइथन के कोडिंग भी लिख सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाट इज़ योर विश इज एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे ख्याल से शायद आप जानते भी होंगे, जब अभी पूछ रहे ना, तो आई थिंक यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी प्रोग्राम के है वो आपको मालूम हो, कोडिंग जानते हैं। अभी इसमें नया जो वर्जन आया हुआ है, वो नए वर्जन पे अपन बैठ के बात कर लेंगे इनके जाने के बाद। दिल में ज़रा सा भी ये नहीं लेना कि इनकी तरक्की, इनको तरक्की वरक्की नहीं है भैया, अपनी माशाल्लाह अपना ही वाले और अपने दादा का दिया हुआ है, और ये अपन इस्तेफादा कर रहे तो कोई गलत नहीं कर रहे। और हम ही ज़्यादा इसके हकदार कि जहाँ भी ये हिकमत मिली तो हम उसके ज़्यादा हकदार, हमारी मीरास है। समझ में आया नहीं आया? ज़रा सी झलक ईरान ने बताया तो भी देखे ना आपने, तो उधर जाऊँगा नहीं मैं ज़्यादा डिटेल में, लेकिन समझ में आ रहा ना कि ये हमारी टेक्नोलॉजीज़ और हमारी चीज़ें हैं। हमारे ऊपर थोड़ा सा जंग लग गया रे बेटा, ऐसा खुरच के निकाले तो अंदर से इब्नुल हसन भी खड़ा हुआ है, आज भी जाबिर बिन हियानी है, थोड़ा सा जंग लगा हुआ है। बुरे हाथों में चले जाता तो दाऊद इब्राहिम बन जाता हूँ, अच्छे हाथों में जाता तो
APJ अब्दुल कलाम बन जाता। APJ अब्दुल कलाम गलत हाथों में लगता था, तो इतने बाल बाल तो बेहतरीन थे उनके, बेहतरीन डॉन रहते थे उनके। और अगर दाऊद इब्राहिम अच्छे हाथों में आ जाता तो वो बहुत बड़ा नोबल लिटरेट दे जाता। ये हाथों के खेल है बेटा से। जमात इस्लामी क्यों मेहनत कर रही, ये GIO बेटियों पे क्यों मेहनत हो रही, SIO पे क्यों मेहनत हो रही, ये गलत हाथों में नहीं जाना है। टैलेंट गलत हाथों में चले गया तो गलत काम होता है। हम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं कि हमारी नस्लें जेलों में न जाए, हुकूमत का काम न बिगड़े। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे तो जेलें भरे रहेंगी भाई, हम काम नहीं करेंगे तो जेलें भरे रहेंगी। हम खिदमत कर रहे हैं, हम खादिम हैं, तो हम नहीं चाहते गलत हाथों में जाए बच्चे। तो ये AI से इस्तेफादा करके तुम तरक्की कर सकते हैं, जल्दी तरक्की कर सकते हैं, फास्ट। तुम्हारे कैलकुलेशन जो इतने बड़े कैलकुलेशंस है ये सेकंडों में कर देता है, सेकंड से भी कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। कि ये 100 बच्चों को पढ़ा रहा है AI, तो 100 बच्चों के सबके टैलेंट अलग है ना, सबका ग्रास्पिंग पावर अलग है, सबका लेवल अलग है। और आप जानते हैं कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, लेकिन सबकी चमक भी अलग है। तो ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो पहले असातिज़ा हुआ करते थे कि 100 बच्चों को हर एक की कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाता। अगर इसको 2 का टेबल याद नहीं है तो उससे 10 का पढ़ा नहीं पूछेगा। एक को 10 का टेबल याद है तो उससे 15 का पूछेगा, लेकिन वो 2 वाला याद नहीं तो उससे नहीं। तो उसकी जहानत के हिसाब से, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से वो कितना समझ सकेगा, कितना पचा सकेगा, कितना बर्दाश्त कर सकेगा, उसके हिसाब से सवालात करता है। ये कितनी बड़ी बात है। हर बच्चे से या हर फर्द से 100 लोगों में उसके लेवल का क्वेश्चन पूछकर उसको अपग्रेड करना, उसको हाथ पकड़ के वहाँ ले जाना जिस जगह पे नहीं है वो, और जिस जगह का वो चाहता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। ये कितनी बड़ी बात है। ये सब चीज़ें आपके ज़माने में अवेलेबल है और आप उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने लेवल को इंक्रीज बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है आप अपने लेवल। तो अच्छी बात नहीं है भाई। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम शुक्राने नेमत कर रहे हो, अल्लाह और देगा आपको। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, तुम कुफरान नेमत करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। तो ये सब चीज़ों को आप अल्लाह का एक नेमत समझ के इस्तेमाल करें आप, कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़माने में ये दौर नहीं मिल सका बहुत सारे लोगों को, वरना मालूम नहीं आज क्या लेवल के उनके काम होते थे। मौलाना मौदूदी को कहाँ मिला यार, ये दौर मौलाना मौदूदी को मिल जाता तो क्या बात होती थी। तो सैयद कुतुब को कहाँ मिला ये दौर। जेल में बैठ के मौलाना मौदूदी अलैहि रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, वो वहाँ बैठ के कुरान की तफ़हीम लिख रहे हो। रेफरेंसेस कहाँ थे उनके पास, रेफरेंसेस के खाने छोड़ देते थे जहाँ उनको ज़रूरत रहती थी। बाद में जब बाहर आए तो पूरे रेफरेंसेस को भरे उन्होंने। अब ये सब चीज़ें अवेलेबल रही तो कितना फ़ायदा उठा देते हैं। और क्या कितनी डिटेल तो दी हुई है उन्होंने, और कितनी डिटेल दे सकते थे। तो बहरहाल हमारे पास है ये चीज़ें, हमने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक बात देखिए, इसमें असातिज़ा का वक्त भी बचा लेता है और मेहनत भी बचा लेता। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी अगर 50 सवाल 100 सवाल कंक्लूड करना। आमतौर पे चिट्ठी आती तो एक डर लगता था ऐसे कि वक्त ख़त्म हो गया, ये उसकी उल्टी है, कंटिन्यू कंक्लूड करो, मैं कंटिन्यू पढ़ा हुआ है यानी दूसरी जुबान में वही दिया उन्होंने कंक्लूड तो खैर मुश्किल है, लेकिन अच्छा इसमें एक बात यह है कि ये इंटरेक्टिव लर्निंग है। अभी मैंने बात किया उससे को पायलट से, तो मैं बात कर रहा था ना, क्या भाई कैसे है, सलाम वालेकुम, वो सब करता, सलाम भी करता। इंटरेक्टिव है, बोर नहीं करता है, देख कर नहीं पढ़ने का आपको। वो पढ़ना वढ़ना बहुत लोगों के जान पे आता। इंटरेक्टिव, बातचीत करता, बातचीत में पूछ सकते, सोते सोते पूछ सकते इसका क्या मतलब है, तो समझाता ये है ऐसा ऐसा। देखिए हर ज़माने में बुरे और अच्छे लोग तो रहते हैं, इससे बुरे काम भी करने वाले लोग अवेलेबल हैं।
इससे अच्छे काम करने वाले भी लोग अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि आप इससे इस्तेफादा करके तरक्की करें। कुछ लोग एंटरटेनमेंट करते हैं इससे, कुछ तो भी खेलते कूदते बैठते, तो वो ज़िंदगी उसमें चली जाती है। मेन कीमती टाइम फालतू चीज़ों में लगा लेते, वो नहीं करना आपको। और इसमें संभलते हुए रहना कि बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है इसमें। 3 चीज़ें जो तालीम की बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं इसमें। कि पहले तो रीडिंग आना चाहिए। कोई चीज़ के मामले में अगर ज़ुबान है, साइंस है, कुछ भी हो, रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग, कुछ बात में ऑब्जेक्शन ना तो बीच में बोल दिया करो। अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया मेरी बात पे, तो मैं हैरान हूँ कि आपके समझ में आ रही कि ज़्यादा समझ में आ रही कि समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इसमें रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट है कि हमको कोई भी चीज़ पढ़ते आनी चाहिए। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका कि जो हमने पढ़े हैं वो समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग। और तीसरी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है राइटिंग। कि जो हमने पढ़ा है, समझा है, वो हमको अपनी ज़ुबान में लिखते आना चाहिए। ये तालीम का यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, पेन तोड़ के फेंक सकते हैं हम। कंक्लूड हो गया ये। रीडिंग आती है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग आती है और राइटिंग आती है। स्पीकिंग सीखने की चीज़ नहीं है भाई। ये 3 चीज़ें आ गई तो खुद आदमी बात करना लग जाएगा ना, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये तो साइट के फ़ायदे हैं जो स्पीकिंग है और बहुत सारी चीज़ें। पहली चीज़ है रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। ये पूरा सपोर्टिंग टूल है आपके पास की। रीडिंग में प्रोनंसिएशन, फोनेटिक, ये तमाम चीज़ें हमको नहीं आती भाई। प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं हम, प्रोनंसिएशन नहीं बोलते आता हमारे। तो ये आपको बताता है कि इसको कैसे अदा किया जाता है। कोई भी चीज़ पूछो उससे कि इसको कैसे अदा करेंगे, बताएंगे आपको इसको इस अंदाज से बोला जाता है। अंडरस्टैंडिंग में पूछे इसका मतलब क्या है, तो उसको और क्या मतलब हो सकता है, और क्या मतलब हो सकता है। और लिखने सीखने के लिए फिर वो तो उससे पूछने की जरूरत नहीं, आपको ट्राई करो लिखने के लिए। फिर उसको फोटो निकाल के बताओ मैंने क्या गलत लिखा, वो आपका करेक्शन भी कर देता है, यहाँ आपने गलती करी। और क्या चाहिए। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता तालीम के मामले में। नहीं तो बता दो तीसरा चौथा क्या है, कुछ भी नहीं है चौथा। बेटा आए समझ में तुम्हारे। ये 3 चीज़ें अगर आपको आती है तो इल्म का मुकम्मल आपको दायरा आ गया। अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। बाहर हो सकती है दुनिया बहुत सारी हो, लेकिन ये पढ़ना आ गया, पढ़ा हुआ समझ में आ गया और समझा हुआ लिखते आ गया, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। एक भी सवाल ऐसा नहीं आता कोई भी क्वेश्चन में जिससे बाहर हो। ये 3 चीज़ें अगर आ गई आपको तो, और ये तीनों चीज़ों का सपोर्टिव अलग अलग टूल्स है इसके। कि ये इसमें जैसे ये ग्रामरी है, बहुत सारे इसमें नाम दिए हुए हैं। वो नाम मैं आपको नहीं बताता, आपने ढूंढ लेना, नहीं आए तो मुझे बोल देना बाद में। को बोल दिया अगर कि बेस्ट टूल तो दे देता, वही दे देता। ये आदिल भाई से भी पूछ सकते हैं आप बाकी की बातें। शऊर का शऊर नहीं है, लेकिन क्या बोले सर? शऊर का शऊर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो बात सही है कि वो बेचारी मशीन है ना। जी, जैसा हमारा ये होता है कि वो हमारा शऊर यहाँ गलत है। लेकिन उसके एक में रहता है कि उसका शऊर क्या है। बुनियादी तौर पे ये मशीन है, क्या है? और ये मशीन है तो उसकी लिमिटेशंस है। नहीं, वो मुझे लगता कि भाई वो इंसानी उससे क्या मुख्तलिफ है वो। हाँ हाँ, तो इंसानी जहन शऊर का शऊर रखता है। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका वो है, मतलब यानी इसलिए बहुत खतरनाक बात मेरे को लगी जो मैं जितना इस्तेमाल किया, इसमें IQ ये रेडीमेड दे देता है। मतलब क्या होता है जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हमारा IQ लेवल बढ़ते जाता है। जितनी मुश्किल किताब पढ़ी है उतना ज़्यादा आपका IQ सफर करेगा, फिर उतना ज़्यादा आप रिलेशन बना सकेंगे। इसमें इसको ये देखना चाहिए कि आप अगर टूल ले, लेकिन अगर आप उसको मतलब अपनी शख्सियत का बदल होना नहीं,
मतलब खासतौर पर स्टूडेंट्स, तो वो रेडीमेड जवाब तो दे देगा, मतलब विभाजित जवाब दे देगा, तो लेकिन वो आपके आईक्यू का होता है, मतलब जो चीज आप बहुत मेहनत के बाद सीखते थे। जैसे मैं अगर इस मसल की ताकत करता था तो मेरे ये मसल्स बनेंगे, जब मैं किताब पढ़ता था तो ये मेरे मसल्स कठिन हद तक में आते थे, तो ये मसल्स बनते थे। अब मसला ये है कि क्या मेरे आईक्यू का लेवल, जो पुराने लोग आप जैसे बड़े बड़ा तो उनका आईक्यू लेवल इसलिए मुश्किल था कि उनको सब चीजें रेडीमेड नहीं मिलती। रिसर्च होने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सोचे के बाद, बहुत गौर से, तो उनकी जो जहनी मसल्स है वो बहुत ताकतवर थे। तो मैंने ख्याल है कि दूसरी चीज जो है इस पे भी थोड़ा सा तवज्जो होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि उसमें सही व गलत का शौक नहीं। जैसे अभी जिहाद है, मैं सोच रहा था कि ये पूरा स्टैटिस्टिकल करता है, पूरा जो उसका कैलकुलेशन हिसाब फरमा लगी, अगर उसको समझ लीजिए वो आपको जैसे सलमान रुश्दी के जिहाद की चीजें बताने लगा, तो कौन है जो उसको वो करेगा कि नहीं भाई आप सही नहीं, आप गलत समझ रही है, ये ऐसा नहीं, जैसे आपने राइट पर उसका कहा। तो ये जो है ना, ये एक जो इन्होंने पूछे, मतलब उसका फलसफियाना पहलू, एक तो आपको टूल वाला पहलू बताया, वो टूल वाला पहलू तो ठीक है, लेकिन जो फलसफियाना पहलू है वो जरा खतरनाक है। इसलिए उसको एक मिसाल जो मैं पढ़ रहा था वो ये है, आपकी मिसाल दे, मतलब एआई इज नॉट लाइक अ गूगल, मतलब गूगल को आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे एआई आपकी तरह, अगर वो इंसान के काबू से बाहर हो तो इस तरह आग मतलब तबाहियां लाती, उस तरह वो तबाहियां ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो शऊर को मुतासिर करने की सलाहियत है। तो यही कुछ, मतलब आप मुझसे सवाल आगे पूछिए। जी जी शुक्रिया। नहीं, माशाल्लाह भाई, अल्लाह अच्छा रखे हमारे सलमान साहब को, बहुत अच्छी बातों की तरफ उन्होंने हमारी नज़रें मबजूल कराई। एक बात थोड़ा सा मैं हल्की से टच कुछ करूँगा इसमें, कि हमारे भाई ने जो बात बताई कि एआई, मैं कुछ सोचूं और मैं पूछूं तो वो फ़ौरन बता देता उसके कंक्लूड्स। बात समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा उसमें टैग लगा रहा हूँ आगे कि ये मैं उससे पूछ रहा हूँ ये काम करने का, तो मुझे उसके कंक्लूड बता दे रहे हैं। तो सलमान साहब का कहना है कि मेरी सोचने की सलाहियत वहाँ तक डेवलप होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल सोचने के काबिल होता था। इसने डायरेक्ट बता दिया तो मैंने तो कॉपी पेस्ट कर लिया ना, वहाँ से लिया और ले लिया मैंने। तो इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि वो आपको यहाँ तक पहुँचा दे रहा है कि अब ये ज़माने में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसके आगे मेहनत करो। यानी मेरे सामने आसमां और भी है और मेरी रीच नहीं है, तुम जाओ इसके आगे सोचो। ये भी तो हो सकता है ना, उसको पॉजिटिव लेगा। क्या सलमान साहब कि भाई आपको यहाँ तक पहुँचा दिया उसने, अब वो उसके आगे का उसकी लिमिट नहीं है। वो बोल रहा है कि तुम इसके आगे का सोचो, अब ये यहाँ तक तो दुनिया ने काम कर ली, जो डेटा मेरे पास है यहाँ तक दुनिया एग्जिस्टिंग है, अब तुम R&D करो तो इसके आगे का करो। ये खाना खाली है। नहीं, असल में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं भी खड़े रह के बोलता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं कोई बात नहीं, मैं बैठिए आप बैठिए। जैसे ये बात कही जा रही कि कुरान मजीद पढ़ने का एक मकसद जो है तस्कीर का लाओ, वो आईक्यू का डेवलपमेंट है। बेशक, यानी आपका आईक्यू डेवलप हो, आपका आईक्यू की सलाहियत बढ़े, तो आईक्यू की सलाहियत जो है वो इस्तेमाल करते करते बढ़ेगी। तुम बैठे, मैं बैठ जाता, हाँ वो बैठ के दोनों बैठेंगे। तो आईक्यू इजाज़त है ना भाई? इस्तेमाल है वो, मान लीजिए मतलब इस्तेमाल करते 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 मेरा बढ़ेगा आईक्यू। तो ये क्या मेरी, यानी उसको जाहिर बात है वो, अभी हम लोग फलसफियाना या अखलाक की बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ दे रहे हैं, टूल के तौर पे बात कर रहे हैं। तो वो टूल के तौर पे जो है उसको आपको वैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये जरिए इल्म है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट ना बन जाए मेरा। ये है असल बात, सही बोल तो रहे हैं। ये है मसला, असल में वो अगर आने वाली जनरेशन का सब्स्टिट्यूट बन जाए तो उनकी जो रहनी सांचा बन जाएगा उसको आपको निकालना। क्योंकि क्या होता है, ये बात कही जाती है कि इंसान जो होता है उसकी जो वैल्यू है वो 25 साल में फिक्स हो जाती है। एक तो क्या होता है, एक वैल्यू ये रहती है कि यूनिवर्सल वैल्यू है, भाई ये सच्चाई है, हमारा डायरेक्ट, और एक पर्सनल वैल्यू रहती है। जैसे आप
वैल्यू मतलब वो ये है कि भाई मैं किससे ड्राइव होता हूँ। जैसा अगर पूछे पैसा कोई वैल्यू है क्या, तो आमतौर पर लोग बोलते नहीं वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू बन जाती है इंसान की, वो 25 साल के आसपास बन जाती है। तो ये जो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना इसमें, मतलब ये जो रेडीमेड सॉल्यूशंस और ये सारी चीजें, वो एक बड़ा मतलब एक चैलेंज है वो आने वाली इंसानों के लिए, कि उनका जो सोचने का अमल है, मतलब नताइज निकालने का अमल है और डीप मतलब गहराई तक सोचने की चीजें हैं, तो वो उनको रेडीमेड मिल जाएंगी। रेडीमेड मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां होने लगी हैं। जैसे पहले हम बोलते थे लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था तो बीमारियां नहीं होती, तो जहनी बीमारियां भी लगेगी। जैसे जिस्मानी बीमारियां लग गई, मैं ओवरवेट हो गया, ये हो जाता, हो जाता। इसका जब जहन यानी आईडी हो जाएगा, जहन को सब चीजें रेडीमेड मिलना शुरू हो जाएगी, तो फिर जहनी बीमारियां भी एक अकल की बीमारियां, जहनी बीमारियों से मतलब फिर अकल की बीमारियां। तो ये एक बड़ा चैलेंज मेरे को लगा। तो माशाल्लाह मैं नहीं ये सोच बहुत एक समझ लीजिए एक जो लेवल में जाहिद भाई की याद आ गई कि अगर मोहतरम जाहिद साहब रहते तो ऐसी बात करते हैं। यहाँ पे अभी वो घर पे है। जाहिद भाई का एक जुमला याद आ रहा मुझे, देखिए आप कि जब किताब पढ़ो ना तो उसका पहला पन्ना यहाँ से पढ़ना शुरू करो और ये आखिरी पन्ने तक पढ़ो उसको, तब जाके किताब तुमने पढ़े समझे माना जाएगा। तो ये चाहते वैसे ही कि स्टडी हो तो कंप्लीट स्टडी हो, कॉपी पेस्ट वाली स्टडी नहीं। ये सही बात है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं। और अगर ये आदत पढ़ते जाएंगे तो एक जहन ये भी सोचता है कि कहीं इंसानों को मखलूज बनाने का एक टूल तो नहीं है, ये बहुत अच्छे अंदाज में सोच रहे हैं पॉजिटिव। तो उसको थोड़ा और अगर हम आगे लेके जाना चाहें तो हमको अगर ये सब चीज़ें मालूम हो गई कि हो ये भी हो सकता, मे बी मे नॉट बी, बोथ प्रोबेबिलिटीज़ आर पॉसिबल, अगर है ऐसा तो हम देखो कि ये मखलूज बनाने के लिए काम कर रही, तो हम कैसे बचा सकते हैं इंसानियत को, वो काम कर रहे हैं। ये हमारा वर्क है आज के ज़माने में। बहुत बड़े पॉइंट की तरफ इन्होंने बोले। सर कुछ बोलना चाह रहे मैंने कुछ एक मिनट सलमान साहब, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं अरे आपने बहुत सही बात बताई। तो हम लोग उसको इस्तेमाल कैसे करना, मतलब ये आपकी जो बुक रीडिंग है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन जाना। हाँ सही बात। मतलब आपकी जो बुक रीडिंग है उसका सब्स्टिट्यूट अगर ये बन जाए, यानी मान लिया हम तहरीक इस्लामी के लोग हैं, छोटे समाज वाले लोग हैं, अगर हम लिटरेचर के बजाय जैसे अभी बात की गई है कि कुछ 2 या 3 या 5 सालों के अंदर आपको सारे मुसन्निफ़ AI वाले मिलेंगे। हाँ जी सही है। मतलब सारे मुसन्निफ़ AI वाले मिलेंगे, सारी तहरीर AI वाले मिलेंगी। तो वो उस दौर में जाहिर बात है वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखिए AI में वो पास्ट की बात कर रहा है, मतलब वो जो पुरानी किताबें हैं, पुरानी चीजें हैं, वो मुस्तकबिल में नहीं देख सकता, क्योंकि उसका जो डेटा है वो पुराना है, वो जनरेट हो गया। अब जो आगे ये असल में ये इंसानी असल का कमाल है कि बुनियादी मुकद्दमात से एक बड़े बड़े नताइज निकालना शुरू कर देंगे। तो वो जो इंसान का कमाल है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत यानी ये ध्यान में रहना चाहिए कि मुताले का सब्स्टिट्यूट ना बन जाए। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। यानी ये ऐसी बात है कि यहाँ कंक्लूड किया जा सकता प्रोग्राम को, मैं अपनी बात लेंगे अभी, लेकिन ये बात जो है ना कि ये जो अहले कश्फ हुआ करते थे, तो ये कोई अधूरे लोग नहीं रहते थे। ये जो जिनको दिखाया जाता था आगे का, या फिरासत जिसको बोलते हैं, ये इसका कत्ल नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ये जब तारीख़ हम पढ़ते हैं ना तो उससे मुस्तक़बिल नज़र आता हमको उसके आईने में तारीख़। ये जो शकील साहब बात कर रहे हैं ये वही है जो अंग्रेजी में कही जाती है कि सेरेंडिपिटीज ऑलवेज हैपेंस विद द प्रिपेयर्ड माइंड्स। मतलब आप बोलते हैं ना वो यार उसको कश्फ हो गया, शकील में जो बता रहे, तो ये भी मुशाहिदा है कि कश्फ हमेशा तैयार रहने के साथ ही होगा। हाँ जी। तो वो जो तैयार रहने है उसका सब्स्टिट्यूट ना बन जाए। ये एक बात इसमें ये बड़ी अच्छी डिस्कशन की तरफ हमारे भाई ने लाया, अल्लाह अच्छा रखे उनको। न्यूटन के सामने सेब गिरा तो उसके दिमाग में ग्रेविटी क्यों आई? क्योंकि वो सोच रहा था कंटिन्यूस उस बात पे। अल्लाह मुनकशिफ उसके पास करता जो प्रीपियर जहन है,
नहीं तो सेब तो कई लोग उठा के खा रहे थे ना, लेकिन इसने जब गिरा तो अल्लाह ताला इंकशाफ करता है ये सब चीज़। ये तक़रीबुल कुरान का इनको क्यों समझा, जो मौलाना मौदूदी ने लिखे माशाल्लाह, वो पूरी दुनिया ने इस्तिफ़ादा कैसे किया इससे, ये अल्लाह ताला इंकशाफ करता है। अच्छा, ये अदवार आते हैं, ये दौर में अभी बहुत सारी चीज़ें इंकशाफ होना बाकी है, तो अल्लाह ताला उसी को नसीब करेगा जो हाँ जहन को उतना तैयार करे। वो लाइन, नहीं तो दूसरे को दिए तो वेस्ट कर देगा ना, तो कचरा समझ के फेंक देगा, उसको चले जाएंगे आगे। तो जो कदर करने वाला है अहले कदर के हाथों में परोसता है अल्लाह ताला, तो वो उठाता है, अल्लाह ताला क्या तेरा करम है, तूने मेरे को चीज़ दी, उसमें अपनी ज़िंदगी लगा लेता है उसमें। उसको दीवाना बोलते लोग, वो दीवाना होकर फ़ख्र समझता है कि मैं इस बात का फ़ख्र करता हूँ कि मैं दीवाना हूँ। लोग बोलते हैं पागल है यार, बाल बच्चों को छोड़ के क्या काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहा वो काम रहता अल्लाह ताला की तरफ से तय किया हुआ, उसको नसीब करता रहता। तो ये सबको वज्द और सबके सामने कश्फ और सबके अहले फिरासत वाले लोग नहीं रहते। ये लाइन पे चलते हुए रहा तो आपके सामने वो खुलती चीज़ें जो कुरान के बारे में स्टडी करते, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें मुनकशिफ होती हैं उसमें, अरे ये तो कई बार पढ़े थे नहीं मालूम पड़ी, अब कैसी मालूम पड़ी, तो उतने बार पढ़ना ज़रूरी था उसको, तब जाके ये रास करते। ये कहना चाह रहे हैं हमारे सलमान से। तो माशाल्लाह ये स्टडी का जो पैटर्न है, ये इसको कहीं ब्लॉक तो नहीं हो जा रहा, ये भी सोचे, ये अपनी स्टडी को इससे इस्तेफादा कैसे मिलता है ये करें, इससे नुकसान मिल रहा है तो वहाँ ब्लॉक करने वाला अपना जहन काम करे, अपन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हम इससे फिर नुकसान नहीं उठाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे सर, हो गया ना कंप्लीट? जी सर। एआई के ताल्लुक से ये भी गुंजाइश है कि जैसे एआई खुद कहता है कि मैं 100% सही नहीं हूँ, हाँ हाँ, लेकिन आजकल लोग उसको बहुत हद तक सही मान रहे हैं। तो कई लोग उसको सही मान रहे हैं, उसका कोई में भी ऐसा ना हो जाए कि वो झूठी बातें इतनी फैला दे कि लोग उसको सही मानने लगे, जिससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। सही चीज जो इस वक्त बची है दुनिया के अंदर, इसमें इस्लाम की कुछ नहीं बचा है। बेशक बेशक। अगर इसी के ताल्लुक से अगर वो ऐसी बातें फैलाना शुरू कर दे, आने वाली नस्ल जो अधूरी है, कल नहीं उनके पास हमारे जो समाज जिक्र कर रहे हैं, टीचर पढ़ाने वाले उस लेवल के नहीं है, ये सामियों को उजागर कर सकते हैं उनके सामने, तो वो एआई पे ही मुनसिब हो जाएंगे और उसी की बातों को सही माने रखते हैं। 100% भी हम उसके ऊपर मुनसिब अगर होते हैं, उसकी गलत फैलाई हुई बात को हमारी आने वाली नस्ल की सही समझी, इस बात पे भी हमको आपके स्पीचेस में आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका खर्चा है माशाल्लाह। आपने जो बात कही इसमें सिंपल है कि हम लोग मरे नहीं ना, अभी हमारे ऐसे लोग भी जिंदा रहेंगे ना, सलमान साहब के ऐसे लोग भी रहेंगे, आदिल बदली भी रहेंगे, तो ये ब्लॉक करने वाले लोग भी रहेंगे कि ये गलत है ये सही है। यानी हम अगर छोड़ देंगे लाइन और उनके हाथ में दे देंगे इसको हराम समझ के, तो फिर ये पॉसिबल है। हमने छोड़े नहीं ना, जमात इस्लामी ने प्रोग्राम अरेंज किया इसका, तो ये जब तक करते रहेंगे ये ब्लॉक होता रहेगा। ये ब्लॉकिंग के लिए ना, सब समझाने के लिए, ये प्रोग्राम नहीं होता तो ये बात सामने आती नहीं थी। तो ये सतीजा कार रहा है वाली बात चलेगी। जब तक ये शरार रहेंगे तो मुकाबला करते रहेंगे उससे। इसमें एक चीज और है कि चैट जीपीटी या एआई जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता, तरबियत नहीं करा सकता। मिसाल के तौर पे किसी ने चैट जीपीटी के जरिए आउट स्विंग इन स्विंग के पूरे खवाइश सीखे, फास्ट बॉलिंग के पूरे खवाइश सीखे, जब तक वो ग्राउंड में उतर कर वो प्रैक्टिस नहीं करता, जब तक वो आउट स्विंग कर नहीं सकता। उसको यानी चैट जीपीटी बताया था ऐसी गेम लो सीन के ऊपर वो सब बताया था, इन स्विंग किसको बोलते हैं, आउट स्विंग किसको बोलते हैं, लेकिन जब तक वो मैदान अमल में उतर के उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करता। शोएब भाई की बात को हाँ, ये इधर इनके शोएब भाई के तो सवाल है ना, असल में बुक भी वही करती है, असल में कोई भी दुनिया का लिटरेचर वही करेगी, आपको सिखाएंगे तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो शोएब भाई का सवाल है ना, उस पर कुछ मुफक्किरीन जो इस्लाम वो इस पर भी सोच रहे हैं कि खुद का एक चैटबॉट बनाया जाए, जैसे चैटबॉट दूसरे चैटबॉट होते हैं, तो वैसी इस्लामी जो मुफक्किरीन हैं उनका ये भी ख्याल है कि हम अपना चैटबॉट बनाएं, कि मतलब वो ज़्यादा ऑथेंटिक चैटबॉट, जैसे अभी आपके सामने शकील भाई बता रहे थे कि डीप सीक ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो ऐसे वो भी ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। अगर हम इस्लाम के बारे में जानना चाहेंगे तो वो चैटबॉट पे जाके आप ज़्यादा ऑथेंटिक आपको चीज़ें मिलेंगी। जी जी, ये जो चैटबॉट बोल रहे हैं तो जिससे बात करते हैं अपन, ऐसा टूल उसको चैटबॉट बोलते हैं। चैटबॉट
यानी चैट करने वाला रोबोट, ये चैटबॉट उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो बोले इस्लामिक चैटबॉट, तो ये दुनिया मुतलाशी है, दुनिया तुमको मजबूर कर रही है कि तुम ये काम करो, चैटबॉट बनाओ। ये सब काम हमारे लिए हो रहा कि तुमको ये उकसा रहे, तुमको वर्गला रहे, बोलेंगे अगर नेगेटिव में बोले तो, कि तुम ये करो काम, तुम नहीं करेंगे तो तुम खत्म हो जाएंगे। ये अल्लाह का एहसान है कि वो हमको कर रहे हैं और हम समझ जा रहे हैं इस बात को। ये अल्लाह करे और इंशाल्लाह बनेगा। और ये दुनिया मुतलाशी है ऐसी चीज़ की कि जहाँ से ऑथेंटिक चीज़ें मिले उनको। ये नया ज़माना जो ऑथेंटिसिटी का दीवाना है ना, वो क्रॉस चेक करके